नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। पिछले हफ्ते मैं चर्चा में शामिल नहीं था। हमारे साथी विकास कुमार ने चर्चा का संचालन किया। शार्दुल, आपने हफ्ता का संचालन किया। बहुत सारे लोग छुट्टियों पर थे, बाहर थे किसी काम काज की वजह से। अभिनंदन भी नहीं थे, मनीषा भी नहीं थी। जल्दी ही ये सारे लोग फिर से अपने अपने काम पर वापस लौट आएंगे। इस हफ्ते चर्चा में जो बड़ी सुर्खियां हैं उसके बारे में शार्दुल आप लोगों को बताएं। उससे पहले मैं इस चर्चा में जो मेहमान शामिल होने वाले हैं उनका परिचय करवाऊंगा। एक दो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, वो आप सबसे साझा करनी है। सबसे पहली जानकारी, सबसे पहली अपील हमारी आपसे है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है, विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता, पत्रकारिता जिसमें विज्ञापन की जगह ना हो, बल्कि वो अपने जो पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो निवेश करें पत्रकारिता में, ताकि वो किसी भी तरह की सरकार के या कॉरपोरेशन के विज्ञापन के दबाव से मुक्त होकर और जो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म है, जो जनहित की पत्रकारिता है, उसमें काम कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। आप एक क्यूआर कोड मेरे इस वीडियो के साथ आपको मिलेगा, इसको स्कैन करके भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सीधे आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का एक लिंक मिलेगा, टैग मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं आज स्टूडियो में। हमारे साथ मानसी वर्मा हैं। मानसी माध्यम नाम से एक संस्था संचालित करती हैं। पार्लियामेंट, पॉलिसी मेकिंग, नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, इन सब के बीच इनका अध्ययन करना, इनको पब्लिक इंटरेस्ट की ओर उन्मुख करना, उसमें कितनी जनभागीदारी हो ये सुनिश्चित करना, ये सारा काम है माध्यम का। मानसी पेशे से वकील भी हैं। आपने इनके लेख तमाम मीडिया संस्थानों में पढ़े होंगे। मानसी, स्वागत है चर्चा में आपका। पहली बार आप चर्चा में आई हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी आपकी बातचीत, आपकी जानकारियों से फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, अनस तनवीर। आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के आप फाउंडर मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनस आपका भी। और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे दो साथी हृदेश और शार्दुल, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हेलो। दो तीन विषय हैं इस हफ्ते जिस पर हम बात करेंगे। उसमें हाथरस में जो हुई घटना थी उस पर बात करेंगे। इसके अलावा नई दंड संहिता जो भारत में लागू हुई है, सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य संहिता, इन तीनों को जो रिप्लेस किया गया है, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उस पर अनस बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखेंगे, मानसी भी अपनी राय रखेंगी उस पर। और साथ में पार्लियामेंट नई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहली जो संसद थी उसमें, लोकसभा में, अपना अपना पक्ष रखा है। काफ़ी हील हुज्जत और बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उस पर भी बातचीत करें। दो और छोटी छोटी जानकारियाँ। कश्मीर की कहानी जो हमारा एक ग्राफिक नॉवेल है, सुमित कुमार ने लिखा है, उसका नया संस्करण, पूरी तरह से अद्यतन संस्करण आ चुका है, तो उसको आप हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन से खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार कश्मीर की कहानी को बहुत अच्छे, बहुत हल्के फुल्के और बहुत सैटारिकल अंदाज में समझना हो आपको, पूरी समस्या को, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, तो उसका ये सबसे बढ़िया ज़रिया हो सकता है आपके लिए। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, जो कि नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आई हैं। कहीं पर किसी की जगह दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे, कहीं पर एग्जामिनेशन जो सेंटर थे वो खुद चीटिंग में इन्वॉल्व थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग चीज़ें हुई हैं। इससे जुड़ा हमारा पूरा एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ है जो हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, नीट एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा, वो जारी है। उसको आप मदद कर सकते हैं। अपनी मन मुताबिक रकम को आप चाहें और उसमें सहयोग करें। एक और जानकारी, आप अपने पत्र चर्चा से संबंधित जो भी हैं उनको हमें सीधे भेज सकते हैं www.newslaundry.com/podcast-letters। और इसके अलावा podcast@newslaundry.com पर सीधे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे लेटर हमें आए भी हैं, तो उनको भी हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। शार्दुल, जो इस हफ्ते बड़ी सुर्खियां हैं उसके बारे में आप बताएं। जैसा कि अतुल ने जिक्र किया, इस मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण 121 लोगों की मौत हो गई। ये आयोजन सूरजपाल उर्फ नारायण विश्वास हरि भोले बाबा के नाम के एक
मशहूर हैं वो इस नाम से, धर्मगुरु का था जी। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में लेकिन इन भोले बाबा का नाम नहीं है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा की है और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगली सुर्खी जैसा आपने जिक्र किया वो आईपीसी से जुड़ी है। 1 जुलाई को भारत की न्यायिक कानून व्यवस्था में इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को एक तरह से रिटायर कर दिया गया जी। और उन्हीं की जगह पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन नाम के 3 बिलों ने उनकी जगह ले ली है। ठीक है। जो श्रोता इस थोड़ा सा भी इस बारे में नहीं जानते उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वो 3 कानूनों के संकलन है जिनके जरिए हमारी सारी कानून और न्यायिक व्यवस्था चलती है। जितने भी कानून कहीं भी लागू होते हैं वो यहीं से आते हैं। अगली सुर्खी बिहार से है, वो भी एक विचलित करने वाली और बड़ी विचित्र सी है। पिछले 15 दिनों में बिहार में 10 पुल जर्जर होकर गिर गए हैं। जर्जर होकर नहीं गिरे, ये निर्माणाधीन पुल थे, यानी नए थे, जर्जर नहीं थे। तो ये अपने आप आयरनी है कि अभी बन रहे हैं और गिर जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और हम कहानियां सुनते हैं कि किसी अंग्रेजों के जमाने का पुल बना हुआ 150 साल से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया, मैं सुर्खी पढ़ देता हूँ। प्रशासन की तो काफी किरकिरी हुई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन बैठकें भी बुलाई और उन्होंने बिहार के जितने भी पुराने पुल हैं उनके सर्वे करने को और उनकी उचित मरम्मत करने को कहा। लेकिन अगर आप कह रहे गिरे नए वाले हैं तो ये अपने आप में विडंबना है। अगली सुर्खी संसद से। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने भाजपा को हिंसा फैलाने वाली पार्टी बताया और कहा कि ये जो हिंसा फैलाते हैं असली हिंदू नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आग बबूला से लगे और राहुल के भाषण पर घोर आपत्ति जताई गई। उसके बाद उन्होंने भी बहुत उग्र भाषण दिए। सत्ता पक्ष के और नेताओं ने भी काफी उग्र भाषण दिए, तो खूब खींचतान हुई। 1 जुलाई को, ये अगली सुर्खी है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार को कोविड के दौरान संसद में पत्रकारों की आवाजाही पर जो बंदिश लगी थी उसको हटाने की आधिकारिक मांग की और उन्होंने कहा कि पत्रकारों को संसद में आने जाने की पूरी छूट दी जाए जिससे प्रेस अपनी जिम्मेदारी बिना किसी अड़चन के निभा सके। एक छोटा कमेंट्री मैं इस पर चाह रहा हूँ। हृदेश, आपने कवर किया है पार्लियामेंट को और मानसी आप पॉलिसी को कवर करती हैं पार्लियामेंट में। ये सरकार ने इसको प्रोसेस में मतलब एक तो नॉर्मल बना दिया। कोविड में ये स्पेशल प्रावधान आए थे कि बहुत लिमिटेड लोगों की एंट्री होगी और ये, पर नई पार्लियामेंट जो बनी है जहाँ पर अब संसद का सत्र चल रहा है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, उसमें सेंट्रल हॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें जहाँ पर कॉमन एक मिक्सिंग होती थी पॉलिटिशियन से जर्नलिस्ट की, आपने लॉटरी सिस्टम कंटिन्यू कर दिया है। ये सरकार की इस मंशा के पीछे और क्या क्या हो सकता है? एक तो ये है कि मीडिया को इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट किया जाए, कम जाए। उसके अलावा मैंने करीब 15 साल पार्लियामेंट को कवर किया है और एक रेगुलर रिपोर्टर के तौर पर, तो उसमें जो प्रोसीजर होता है कि आपको जब पार्लियामेंट सेशन चलते हैं उससे पहले अलग अलग कैटेगरी के पास अलॉट किए जाते हैं, जिसमें एक आपको सेशनल पास होता है, डेली पास बनते हैं। जो रिपोर्टर माना पार्लियामेंट कवर नहीं करते हो, एक दिन के लिए आए हैं, तो उनको डेली पास बनाने की सुविधा रहती है। उसमें एक लेटर आपको ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलता है की तरफ से। फिर उसको अगर आप लगातार करें तो सेशनल पास, देन परमानेंट पास जैसे हम लोगों के पास होते हैं। उसके बाद सेंट्रल हॉल का एक अलग पास होता है। सेंट्रल हॉल करने वाले बहुत गिने चुने पत्रकार होते थे जो सेंट्रल हॉल तक जा सकते हैं। तो एक पत्रकार के तौर पे ईमानदारी से मैं ये नहीं समझता कि पत्रकारों का एक्सेस रोकने से कोई उनकी पत्रकारिता पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर खबर आपको निकालनी है तो आपका सोर्स आपके साथ बाहर किसी चाय पीने के रेस्टोरेंट में आके कागज़ लेके आ जाएगा। तो वो तो अनुभव नहीं। आज भी जो पत्रकार, जो बेस्ट पत्रकार हैं, एक का नाम लेना दूसरों के साथ अन्याय होगा, उनके पास पीआईबी कार्ड कभी नहीं रहा। ये तो पार्लियामेंट पास की बात छोड़िए, पीआईबी कार्ड भी उनके पास नहीं रहा। तो आपके पास भी शायद कार्ड ना हो, लेकिन मेरे पास एक्सेस भी नहीं है। तो एक्सेस जर्नलिज्म की एक अलग बात है। लेकिन सरकार की मंशा से मतलब ये है, उनका वो ये सोचते हैं कि एक जगह पे सुविधा होती है कि आप ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल मिल लेते हैं। आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप सीएजी की रिपोर्ट जब आती हैं एकदम आपको पता चल जाता है टेबल में। तो एक आदमी के पास एक हैपनिंग प्लेस में आप होते हैं, बिल्कुल, तो उसमें संभावना ज़्यादा होती है कि कहाँ से कैच उछल के आपके पास आए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और सरकार ने एक थोड़ा सा एक शुरुआत से इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लोइंग स्पेस भी मिल जाता है। हाँ, मतलब उसको कह सकते हैं कि मतलब कुछ उसकी
उस पर पाबंदी, हाँ। लेकिन अल्टीमेट पाबंदी में ऐसा नहीं मानता कि इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये कहना इसकी आड़ में पत्रकार अगर लेजी हो जाए और कहे कि नहीं मेरे को इसलिए खबर नहीं मिल रही क्योंकि पार्लियामेंट में एक्सेस नहीं है, तो वो एक अजीब सी बात है। ठीक बात। मानसी, थोड़ा सा अलग नज़रिए से मैं इसको देखूंगी। मेरी नज़र में इसको एक तरह के सेंसरशिप के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो अपने घर पे बैठ के संसद में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, उनको भी एक बहुत ही क्यूरेटेड नैरेटिव दिख रहा है, क्योंकि संसद टीवी को कंट्रोल किया गया है। क्या आप विजुअल्स दिखाएंगे, क्या आप नहीं दिखाएंगे, किसका माइक चलेगा नहीं किसका माइक चलेगा, किसका नहीं चलेगा। अगर ऑपोजिशन वेल में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऑपोजिशन हाउस में कोई प्लकार्ड लेकर आए हैं वो दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अब जो ऊपर बैठे होते थे प्रेस गैलरी में जर्नलिस्ट, वो ये सब देख सकते थे, चाहे स्क्रीन पे जो ऑडियंस है उसको ये सब ना दिखे, तो कम से कम अगले दिन न्यूज़पेपर में या इस तरह के पॉडकास्ट में हमारे को पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हाउस से लीक्ड वीडियोस निकल रही हैं, सिलेक्टिवली लीक्ड वीडियोस, आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा, और कुछ जर्नलिस्ट के पास वो वीडियोस पहुँच रही हैं जो उसको सिलेक्टिवली शेयर कर रहे हैं, और उससे एक तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में ऐसा हुआ, एक साइड को दिखाया जा रहा है, दूसरी साइड को नहीं दिखाया जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल से जो पत्रकारों पर रोक लगाई गई है पार्लियामेंट में जाके उसको कवर करने के लिए, मेरे ख्याल से वो एक कोशिश है नैरेटिव को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की। महत्वपूर्ण है कि वो अनफिल्टर्ड जो आना चाहिए था, अब वो सिलेक्टिव अपने अपने सुविधा के हिसाब से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। देखिए, मानसी और रितेश ने अधिकतर बातें कह दी हैं, बट सत्ता के हाथ में जितना कंट्रोल जाएगा वो उसे वापस देने के लिए बहुत हिचकती है, खासतौर से इस तरह की सरकार जो सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहती है। तो सिर्फ ऑन प्रिंसिपल उन्हें दोबारा से खोल देना चाहिए, अगर और कुछ वजह नहीं है तो। हाँ। अगली सुर्खी झारखंड से है। बीते दिन, हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह 11 बजे, गुरुवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली जी। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें 5 महीने करीब जेल में रहने के बाद जमानत दे दी थी, और अदालत ने जमानत देते हुए यह भी कहा था कि ये मानने की कोई वजह दिखाई नहीं देती कि वो इस आरोप में दोषी हैं। अगली सुर्खी उत्तर पूर्व से है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन जारी है, जिससे जान माल और फसलों का नुकसान लगातार हो रहा है जी। बुधवार को बारिश से जुड़े हादसों में असम में 8 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इस साल असम में प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाने वालों की संख्या अभी तक 56 पहुंच गई है। और नागालैंड में पिछले हफ्ते बुरे मौसम की वजह से 5 लोगों की जान चली गई थी। तो उत्तर पूर्व में ये बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है। एक चिंताजनक खबर बंगाल से भी आई है। वहाँ पर उत्तर दिनाजपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता तजीमुल इस्लाम ने बीच सड़क में एक महिला और पुरुष को बुरी तरह पीटा, और इसकी वजह थी कि उन दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे और इस्लाम उन्हें तथाकथित रूप से सजा दे रहे थे। इसके बाद विपक्ष की लेफ्ट और भाजपा दोनों ही गुटों ने इसकी भरपूर निंदा की और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था तालिबानी तरीके से चल रही है। तजीमुल इस्लाम पर यह आरोप है कि वे लगातार लोगों के आपसी इलाके में अपने आपसी मामलों को सुलझाने के लिए अपनी ही अदालत चलाते रहते हैं, और तृणमूल सरकार पर यह आरोप है कि वो सब जानते बूझते भी इसे नज़रअंदाज करती रही। ये अपने आप में बड़ी बंगाल की राजनीति में बड़ा कहें कि चिंताजनक भी है, बहुत ही अजीबोगरीब भी है। मैंने थोड़ा बहुत जो घूमा पाया कि हर इलाके में टीएमसी के, अब लोग कहते हैं कि पहले वही लोग लेफ्ट में थे या वही टीएमसी में है, लेकिन हर इलाके में अमूमन हर कंस्टिट्यूएंसी में एक बाहुबली टाइप आदमी है, और वो पुलिस और लोकल कोर्ट वोर्ट से ऊपर ऑलमोस्ट बिहेव करता है। हर इलाके में ऐसा है, हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, हर विधान तजीमुल जैसे लोग जो जिस तरह से वो आदमी बिहेव कर रहा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किसी बंगाल को लेकर इतनी बड़ी बातें, इतनी सारी चीज़ें होगी, कल्चर की बात होगी, सब कुछ होगी, लेकिन एक इतना मतलब मध्ययुगीन टाइप एक वो चीज़ वहाँ पर ऑपरेट हो रही है कि एक आदमी खुलेआम इतने लोगों के बीच में डंडे का इस्तेमाल कर रही हो, और वो बहुत एक्सेप्टेबल नॉर्म्स जैसा बिहेव कर, और ये सब पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगहों पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं सामने आती हैं। पहले मैंने कई साल कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को कवर किया है। ये कह देना बड़ा आसान है कि, और सच भी है, कि जो लोग मसल पार जो लेफ़्ट की थी वो मसल पार अब टीएमसी में चली गई है, तो लोग वही हैं। लेकिन अगर आप महिलाओं की नज़रिए से बंगाल की संस्कृति को देखें, और बंगाल जो रहे हैं वो आपको बताएंगे कि अगर बंगाल में महिला ज़रा परेशान भी है सड़क पे, तो अच्छा, अब
अपने आप लोग इकट्ठा होकर उसकी मदद करते हैं। ये मतलब बिल्कुल अच्छा। कॉमन एक्सपीरियंस है बंगाल का। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह का ये हाई हैंडेडनेस दिखाई दे रही है, उसमें ये डीके बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी पूरी तरह से मजम्मत होनी चाहिए। ये अपने मतलब विडंबना वाली भी स्थिति है कि एक मतलब इसको ये कंपेयर करना कि दूसरे राज्यों की सरकारों में भी वैसे हो रहा है, इसको नॉर्मलाइज करना होगा। तो जहां विरोध हो रहा है इस तरह के मामलों में व्हाटअबाउटरी करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक क्योंकि मणिपुर में जो हुआ उसको हमने पूरे ताकत से उस पर बोला, तो ये बिल्कुल कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो बंगाल में हो रहा है वो भी बहुत ही शर्मनाक है। और मतलब बंगाल के लिहाज से विडंबना वाली स्थिति है कि एक महिला मुख्यमंत्री हैं और तब महिलाओं के साथ इस तरह की इससे पहले संदेश खली की बात आई थी, उसमें कितना सच कितना झूठ वो दूसरी जांच का विषय है, लेकिन उसमें भी महिलाएं एक तरह से निशाने पर रही, दोनों पक्षों ने उसका इस्तेमाल किया। तो ये एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा जो एक बड़ा स्टेचर पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का था, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। और कुछ हेडलाइंस हैं शार्दुल? हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा। ये राजनीतिक रिफॉर्म बंगाल में आना बड़ा ज़रूरी है। वही एक स्टेट अब हिंदुस्तान में रह गया है जहाँ ये नहीं आया। और इंसानों को आप हायरार्की देंगे तो वो हमेशा ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर मुख्यमंत्री कौन है। आखिरी 2 सुर्खियाँ। ब्रिटेन में बीते दिन राष्ट्रीय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, और बीते दिन यानी एक दिन पहले 4 जुलाई को, और चुनाव के नतीजे जैसा सभी का आकलन था वैसे ही आए हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है कीयर स्टारमर के नेतृत्व में। यस। और वो 14 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद अब फिर से सरकार बनाएगी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी जो है टोरीज हार गए हैं, और अब तक के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव करवा के भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, ये इनकी स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी हो गई। 6 महीने पहले चुनाव ये एक निष्कर्ष निकल आता है कि पहले चुनाव कराना हमेशा घाटे में ही रहता है। और आखिरी सुर्खी, इतनी सारी दुखा देने वाली और विचलित कर देने वाली सुर्खी के बाद खेल जगत से है। बीते शनिवार यूके वाली सुर्खी को दुखाने वाली हाँ, वो उसके लिए हम न्यूट्रल हैं। ब्रिटेन के तो मैं गोरी चमड़ी के तो मैं हमेशा खिलाफ हूँ। पर बीते शनिवार यानी 30 जून को भारत की टीम ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया। इसके बाद देश में कई लोगों ने काफ़ी जगह बहुत खुशी का इजहार किया, और खबरों के अनुसार इस जीत के बाद 3 बड़े खिलाड़ी जो हैं टीम के, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के इस संस्करण से संन्यास ले लिया। और इसमें मैं जोक ये जोड़ देता हूँ, जब टीम जीत गई तब मुझे पता चला कि फाइनल था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है। यू आर सो इग्नोरेंट। नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्रिकेट से। एनीवे, तो ये सुर्खियाँ थी। आगे बढ़ें इससे पहले एक बहुत छोटा सा अपडेट ब्रिटेन के चुनाव से जुड़ा। लेबर को 406 सीटें अब तक मिल चुकी हैं, कंजर्वेटिव्स 111 सीटें उस पर जीत चुके हैं। कुल 650 सीटों में से 624 सीटों का नतीजा सामने आ चुका है। और ये बात हम शुक्रवार को बता रहे हैं, शुक्रवार को 11 से 12 बजे के बीच में हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री है लेबर के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। हृदय जो हमारे ब्रिटेन के एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि इतिहास में लेबर ने ऐसा जीत कभी दर्ज नहीं की जैसी जीत ये आज मिली है। आगे बढ़ने से पहले मानसी और तनवीर दोनों लोगों से मैं एक एक कमेंट लेना चाहता हूं। बंगाल वाले मतलब लोग, मुझे मालूम है कि इसके बाद जो पहला बैकलैश आएगा कि ये कि औरतों के मसले पर भी 3 आदमियों ने बात करके और फिर आगे बढ़ गया, और एक महिला बैठी हुई थी, उनसे भी पूछने की जरूरत भी नहीं महसूस की गई। तो मानसी, बंगाल वाली जो पूरी स्थिति है जो हमारे सामने है, उस पर आपकी और तनवीर की एक एक टिप्पणी, और फिर हम अपना मुख्य चर्चा का विषय शुरू करेंगे। मैं इस पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक जो आपने पॉइंट कहा था कि वहाँ की महिला चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से मुझे ये पॉइंट बारी बारी याद आता है कि हर बारी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में ज़्यादा महिलाओं को पहुँचने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर डिसीजन मेकिंग रोल्स में होंगी, पॉलिसी मेकिंग रोल्स में होंगी, तो उससे महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कई बारी, अभी इस बारी तो वैसे भी पिछले साल इतने हो हल्ला मचा के उन्होंने बिल पास कराया था, उसके बाद भी इस साल इस लोकसभा में पिछले लोकसभा के कंपैरिजन में कम ही महिला एमपीज पहुंची हैं जी। लेकिन उसके बाद भी जिन स्टेट्स में हम देखते हैं महिला चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वहाँ भी महिलाओं के साथ अपराधों में कोई कमी आ रही है, या दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में वहाँ पे उनकी हालत अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो अक्सर लोग कहते हैं, मेरे कुछ हम जो फेमिनिस्ट मूवमेंट में हम सब लोग जब आपस में बात
करते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि शायद आप भारत में कहीं भी हो, एज अ महिला आप सेफ नहीं है। तो शायद वही बात है। अनस? देखिए, मानसी की बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। इस देश में क्या दुनिया में कहीं भी महिलाएं अगर अपने को एकदम आजाद समझती हैं और कुछ समझती हैं, तो उनको कुछ वक्त में ये पेट्रियार्की का सिस्टम है कि वो दिखा देता है कि आप आजाद नहीं हैं। और जो हम लोग थोड़ा कम मजम्मत कर रहे हैं इस घटना की, जो हुआ है कि बीच सड़क पे किसी महिला को खास करके जिस तरह से बर्बरता से पीटा गया है, हम लोग अगर ये शायद इस पे थोड़ी सी आवाज और तेज होनी चाहिए। हाँ, एक अच्छी चीज ये है कि बंगाल की पुलिस ने एक्ट किया, तजीमुल इस्लाम को अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इन सब मामलों में फिर कुछ वक्त बाद अब हमारा ध्यान वहां से हटेगा और अटेंशन खत्म होगी, ये आदमी बाहर आ जाएगा और कभी कोई सजा नहीं होगी जी। तो इस पे एक सस्टेन्ड, खास करके बंगाल में महिलाओं के प्रति जो भी चीज हो रही है उस पे एक सस्टेन्ड कैंपेन की थोड़ी जरूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ एक महिला चीफ मिनिस्टर होने से हालात बदल नहीं जाते। जैसे एक एग्जाम्पल है, महिलाएं जो हैं वो ऑप्रेस क्लास में आती हैं, इस वक्त देश में मुसलमान ऑप्रेस क्लास में आते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे हालात बदल जाते हैं, यहाँ पे जुल्म नहीं होता है। बिल्कुल। तो वही हालत तो यहाँ पे महिलाओं की भी है। इस पे थोड़ी तेज आवाज में मजम्मत होनी चाहिए। एक पॉइंट और आपका, वो यूके की आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो चलिए लेबर का तो 400 पार हो गया, यहाँ पे रह गया था, लेकिन लेबर ने 400 पार किया। वहां से भी हमको बहुत ज्यादा उम्मीद, यानी लोगों ने बहुत डिस्कशन किए हैं, ये सब किया है कि लेबर आ जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे माइग्रेंट से लेके सबके लिए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, वो किसी ने कहा ना गोरी चमड़ी से प्रॉब्लम है तो वो गोरी चमड़ी रहेगी। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखना है कि किसी का टच स्टोन क्या है, मोरालिटी का, एथिक्स का, प्रोग्रेसिवनेस का, तो आई थिंक वो पैलेस्टीन इज दैट टच स्टोन फॉर दैट। ठीक बात है। और एक चीज इसमें जो अनस कह रहे हैं उसमें मैं इस बात को हम लोग शुरुआत में डिस्कस भी कर रहे थे कि आज की तारीख में जो आज की वैश्विक स्थिति है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें क्या हमारे ऊपर केवल एक कॉलोनियल हैंगओवर है हमारे दिमाग पर, साइकी पर, उसका एक अमिट एक तरह का इम्प्रिंट है जिसकी वजह से हम आज इकोनॉमी के मामले में, मतलब इंग्लैंड साइज में या इकोनॉमी के लिहाज से या किसी और भी लिहाज से ऐसी किसी स्थिति में नहीं है, एक्सेप्ट कि अमेरिका का लैकी होने के अलावा, कि जहाँ से वो कोई बहुत ज़्यादा दुनिया को अपने दम पर प्रभावित कर सके। और वो इसके बावजूद हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इंग्लैंड के चुनावों को वो इतना तवज्जो दे रहे हैं या उसकी बात करें, जस्ट बिकॉज कि उनका हमारा एक कॉलोनियल पास्ट है। और कोई वजह है कि हम इतना महत्वपूर्ण तरीके से इस चुनाव की चर्चा करें दुनिया के 195-96 देशों में? नहीं, वो ठीक बात है आपका ये कहना, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ जिक्र ही किया है, बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर दी भी नहीं है, लेकिन हाँ कवर रहा। लेकिन जैसा आपने कहा कि यूके का सबसे मजबूत ना भी हो, सबसे ज़्यादा पिछलग्गू या जो उनका ट्रस्टेड अलाई है वो यूएसए का, वो यूके ही रहा है हमेशा, चाहे वो अफगानिस्तान पे अटैक करने की बात हो, चाहे इराक पे अटैक करने की बात हो। और अभी जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे थे कि पैलेस्टाइन में अगर इजराइल जो कुछ कर रहा है और यूके अगर उसको यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है ब्लाइंडली और इस तरह से ब्लेटेंटली हो रहा है, तो यूके का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले, लेकिन ऐसा होते हुए हम नहीं देख रहे हैं पूरा। तो ये बल्कि अभी कई लोग जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि ऐसा बोलना भी पैलेस्टाइन के बारे में, वहाँ पर जो कुछ नरसंहार चल रहा है उसके बारे में बोलना भी जो है एक तरह से अनरिटन एम्बार्गो है कि आप बोल भी नहीं सकते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण पद पर बैठी हुई उनको एक्सपेल किया गया उस सेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी पैलेस्टाइन के पक्ष में। तो इस लिहाज से इनका एक रोल है। और भारत के लिहाज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात कर रहे थे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात होगी। और जो इनसे पहले के जेरेमी कॉर्बिन थे, उनकी जो पोजीशन थी बहुत रेडिकल थी इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात की थी। तो लगता है कि इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ा सॉफ्ट की है जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो इस नज़रिए से देखना और इम्पोर्टेंट रहेगा और एक ऑब्जर्वर के तौर पे हमें नज़र रखनी होगी आगे क्या होता है।
पर पैलेस्टाइन वाले मामले में, मतलब ब्रिटेन की हम बात कर लें पहले, लेकिन पैलेस्टाइन वाले मामले में ब्रिटेन की क्या खबरें, हमारे अपनी मतलब भारत सरकार की जो पोजीशन है वो भी बहुत डामाडोल रही है, बहुत कोई हाँ क्लियर नहीं, लेकिन स्टैंड क्योंकि नहीं अभी रहा हमने यूके की बात की तो हाँ। इसलिए मैंने कहा कि उनका इम्पोर्टेंट रोल इस- बनता वहां पर। है ब्रिटेन के चुनाव पर। हाँ। लेकिन बहुत संक्षिप्त में पैलेस्टाइन वाले मामले से जुड़ा ये यूके की बात इसलिए होती है क्योंकि ये उन्हीं के पुराने पाप हैं जो सब झेल रहे हैं लोग, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो और इजराइल इजराइल पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन बिल्कुल। दूसरा, इसी से जो एक कॉलोनियल हैंगओवर, हैंगिंग ऑन टू देयर कोट टेल्स, लाइक भागते भूत की जो लंगोटी है उस कॉलोनियलिज्म की, वो पैसा वहाँ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए वहाँ इतनी गड़बड़ हो रही है। स्कॉटलैंड और उनके बीच में भी काफ़ी बीच में कुछ साल पहले तक बहस हो रही थी। और वो अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के जितने भी ये ढांचे हैं वो उसमें मुख्य जगह, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उनमें अभी भी जगह बनाए हुए है। हाँ हाँ। तो और फिर दूसरी तरह से आप देखिए, कॉलोनियलिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सब सहारन बहुत सी कंट्रीज हैं और बहुत से आइलैंड नेशन हैं। और ब्रिटेन की तो एक खास बात है, जो लंदन का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ के सरकार से गवर्न नहीं होता और वहाँ दुनिया का सारा ब्लैक मनी आता है। तो ये चीज़ें अभी बची हुई हैं और वो धीरे धीरे खत्म होगा। इतिहास के वो इतने लंबे उसमें चीज़ें हैं, तो इसीलिए यूके की बात होती है। और हिंदुस्तान का तो खैर कनेक्शन है, तो यहाँ ज़्यादा पैशनेटली होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जानसी। आई थिंक कलोनियलिज्म वाले पॉइंट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कलोनियलिज्म एक माइंडसेट होता है। जी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक कंट्री से चले गए हैं, या अभी जो इज़राइल पैलेस्तीन को हम एक तरह के सेटलर कलोनियलिज्म जो इज़राइल कर रहा है, करना चाह रहा है पैलेस्तीन में, उसको उस तरह का नाम देते हैं। और अभी जैसे हम क्रिमिनल लॉज की भी इस पे बात करनी है, तो वहाँ पे भी नैरेटिव यही सेट किया जा रहा है कि कलोनियल लॉज थे जिनको अब हम रिप्लेस कर रहे हैं। बट जितने भी लोगों ने इन लॉज को क्रिटिसाइज़ किया है वो कह रहे हैं कि वो माइंडसेट तो अभी भी आपको उन कानूनों में दिख रहा है। जो एक कलोनियल माइंडसेट होता है कि क्रिमिनल लॉज का पर्पस है कंट्रोल करना, क्रिमिनल लॉज का पर्पस जस्टिस देना नहीं है, इट इज़ टू कंट्रोल। तो वो आपको अभी भी उन कानूनों में दिखेगा। तो इट्स माइंडसेट को शेड करना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि आई थिंक वो माइंडसेट बल्कि और बढ़ रहा है। जैसे ये जो नए वाले जो कानून आए हैं उसमें पहले 2 दिन के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में करना था, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 15 दिन कर दिया। अब 15 दिन तक बिना किसी ट्रायल, बिना किसी जांच, बिना किसी उसके कोर्ट की इंक्वायरी जानकारी के आपको पुलिस रख सकती है। असल में इसका एक वजह और ये भी है, और यूके वाली बात पे, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो अभी भी खुद अपने कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री को, क्योंकि इतने साल नहीं हुए हैं, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता, अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा था, और वो अभी भी दूसरे देशों में दखल देता है एक्टिवली। इसका तो ये रेसिप्रोसिटी जो होती है ना इंटरनेशनल, ये उसमें इसीलिए उसका भाग है। तनवीर, हमें आगे लॉस के बारे में हाँ, बताने जा रहे हैं, अब उन्हीं के बाद जाएंगे। उससे पहले मैं एक लाइन में बात जो मानसी ने कही वो जोड़ रहा हूँ कि मैं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत कवर करता हूँ, तो जिस तरह के लॉज एनवायरनमेंट में हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जिन चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं, वो एक माइंडसेट दिखाता है कि सरकार ट्राइबल इलाकों में, कमज़ोर लोग जहाँ पर रह रहे हैं उन इलाकों में एक तरह से कॉलोनाइज ही कर रही है, चाहे वो किसी पार्टी की हो, उन लोगों के लिए। तो वो मतलब क्या है कि अब उनके जाने के बाद वेरियर एल्विन ने जो कहा था, उसके बाद आज की डेट में हम देखेंगे तो उन इलाकों में वही हो रहा है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो उनकी ज़मीन लेने की बात हो, चाहे खनन। बस एक मोरल अथॉरिटी आ गई है कि ये आपके द्वारा चुनी अपनी सरकार, अपने लोग हैं उस सरकार में जिनके वो तो और भी खतरनाक है, जिनके चमड़ी का रंग आपके रंग से उठाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की चर्चा का मुख्य विषय है, सबसे पहले हम हाथरस पे बात करेंगे। हाथरस पर थोड़ा सा जानकारी, अतिरिक्त जो जानकारियां हैं ग्राउंड पर, वो देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, रिपोर्टर अनमोल प्रीतम। अनमोल ग्राउंड ज़ीरो पर थे, वहाँ पर जो घटना हुई उसके बारे में अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इस मामले में 121 लोगों की जान जा चुकी है कंफर्म। बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, हाथरस के अलग अलग, हाथरस, अलीगढ़, एटा, अलग अलग जिलों के हॉस्पिटल्स में हैं। और अनमोल, सबसे पहले आप थोड़ा सा इस मामले में हमको अगर बेसिक जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी दे पाएँ कि ये लोग कितने लोग थे, किस जगह पर आए थे, ये जो बाबा थे जिनको बुलाया गया था वहाँ पर, उनकी उस इलाके में किस तरह की पकड़, किस तरह की छवि है, और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। जो भोले बाबा हैं, इनका इन जिलों में, खासकर हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, इन सब जिलों में उनके मतलब भक्त बहुत ज़्यादा है। भोले बाबा के फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। और इवन कुछ लोग हमें वो ऐसे भी मिले जो रास्ते से जा रहे थे और उन्हें पता चला कि भोले बाबा का सत्संग है, तो वो भी उसमें शामिल हो गए और फिर वो घायल हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट है, बिना योजना के पहुंच गए। तो जो हुआ था 2 जुलाई को, दरअसल ये हुआ कि 2 जुलाई को एक सत्संग होने वाला था और वो सत्संग चला करीब 1:30 बजे तक।
भोले बाबा के लिए। उसमें 80,000 लोगों की परमिशन थी कि 80,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन उसमें आए करीब 2 लाख के करीब लोग आए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा। और वह पूरा खेत में हो रहा था वो जगह। हाथरस में एक थाना है सिकंदरा राव, वहां से 4-5 किलोमीटर आगे जाकर एक गांव है फुलेरिया, जीटी रोड पर ही। जीटी रोड पर फुलेरिया गांव में जीटी रोड के बगल में खेत थे बहुत सारे, वो खेत का इलाका था। उन सारे खेत को समतल कर दिया था क्योंकि फसलें कट चुकी थी। तो करीब 100 एकड़ में ये पूरा पंडाल लगा हुआ था और उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जी। 1 बजे के बाद जब बाबा वहां से उनका सत्संग खत्म हुआ, वो जाने लगे, तो 2 गेट बने हुए थे दरअसल। एक पंडाल में भक्तों के घुसने के लिए, एक दूसरा गेट बना था बाबा के लिए, उनकी गाड़ियां जाने के लिए। तो बाबा जिस गाड़ी से जो दूसरे रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते से होते हुए उनको मेन गेट के सामने से जाना था जीटी रोड से। तो बाबा के भक्तों के बीच ये मान्यता है कि अगर वो बाबा का दर्शन कर ले या उनके चरणों की धूल ले ले, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जो वहाँ की शुरुआती जांच है जो एसडीएम ने की है, उसमें भी ये बात सामने आई है कि चरण रज बोलते हैं उसको, कि बाबा जी का चरण रज ले लो तो जीवन सफल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जीटी रोड के दोनों तरफ गेट से कुछ निकल रहे थे, कुछ उस तरफ, सब खड़े थे और बीच से गाड़ियां जा रही थी और सब बस दर्शन करना चाह रहे थे, जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की थी वहां पर उस वक्त। तो जब लोग वहां पर महिलाएं आगे बढ़ने लगी, गाड़ी पूरा रोड जाम हो गया, तो सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, धक्का दिया लोगों को, गाड़ी तक पहुंचने से रोकने लगे। उस धक्का में जब सिक्योरिटी वालों ने धक्का दिया, लोग बहुत ज्यादा थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, कौन धक्का दे रहा है। तो जो जीटी रोड है, जीटी रोड से दोनों तरफ खड्डे हैं और फिर खेत है, क्योंकि रोड के तरफ जो आमतौर पे खड्डे होते हैं उसी तरह से खड्डे हैं। और इन खेतों को जो साफ किया गया था, ये इनमें जो घासें थी उन खड्डों में डाल दिया गया था। तो जो बाहर से लोग आए थे उनको नहीं पता था कि ये खड्डा है या फिर ये जमीन समतल है। तो लोग उसमें, कुछ लोग कूदने लगे, फिर वहां गिरने लगे, और उसमें फिर बहुत सारे लोग, मैंने देखा था कि दूसरी तरफ सड़क के जहां लोग दबे थे, खेत में करीब 50 फीट तक, जो सामने का खेत था जिसमें कुछ चारा शायद था वो भैंस का, वो 50 फीट तक वो चारा पूरा मिट्टी बन गया था, उसके आगे से था, वहां तक लोग दब गए थे। और जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो ऐसे दबे थे कि उनका सर धंस गया था और पैर ऊपर था, तो उनको खींच खींच के लोगों ने निकाला। सुबह बारिश हुई थी सत्संग के दिन, हल्की सी, इसलिए कीचड़ था, तो जो जहां दबा वहीं दब गया। और जब लोगों को निकाला गया तो वहां पानी, क्योंकि कीचड़ था तो किसी के नाक में, किसी के आंख में, हर जगह कीचड़ भर गया। तो इतना पानी भी नहीं था कि लोगों को वहां पर तुरंत तत्काल रात के लिए उनके ऊपर पानी, उनको धुला जाए, उनके मुंह को धुला जाए, पानी दिया जाए। जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि कम से कम 40-50 मिनट बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और तभी पानी का टैंकर आया। फिर जाके लोग, तब तक लोग बॉटल से, आसपास के गांव के लोग बाल्टी से पानी लाके लोग किसी तरह लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे थे। अनस, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, इस मामले में एफआईआर हुई है, 5-6 लोग जो ऑर्गेनाइज़र थे वो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन जो बाबा हैं, जिनका भोले बाबा नाम है, जिनको कहा जा रहा है, उनको एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। इस मामले में इतनी बड़ी संख्या में जब मौतें हुई हैं तो इसके थोड़ा सा कानूनी पहलू अगर आप हमें बता पाएँ कि क्या, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखिए, कानूनी तौर पे छोड़िए, उत्तर प्रदेश का जो कानून है, जो प्रिविलेंट कानून है, उसके हिसाब से तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। अब तक कहीं भी कोई घटना होती है ऐसी, तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजर पे एफआईआर होती है, जो मेन आदमी होता है उस पे एफआईआर होती है। आपका एक छोटा सा प्रोटेस्ट हो, उसमें अगर छोटी सी भी कोई घटना घट जाए, तो जिसने प्रोटेस्ट कॉल किया है, जो स्टेज पे है, वो सारे लोगों पे एफआईआर होती है। हमने ये देखा है, ये होता आया है। फिर उसके आगे की कार्रवाई जो होती है, तो यहाँ पे बाबा को छोड़ देना, लाजमी तौर पे बाबा पावरफुल आदमी है। हाँ, अगर किसी के इतने लाखों फॉलोअर्स है तो वो पावरफुल होगा। तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबको उनकी बाबाओं की जरूरत होती है। हम लोग का एक बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है ये, कि चाहे आसाराम रहे हों, चाहे राम रहीम रहे हों, चाहे ये बाबा हैं, सबके साथ क्योंकि एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो उनको हर पार्टी केटर भी करती है, उनके नखरे भी सहती है, उनसे डील्स भी करती है, उनको ऐसे मौकों पे जहां वो मुसीबत में पड़ सकते हैं वहां उनको बचाया भी जाता है।
मेरे हिसाब से सही तरीके से बाबा पे भी एफआईआर होनी चाहिए थी, कम से कम एफआईआर होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता उनको अरेस्ट करो, उनको सजा दे दो, लेकिन कम से कम एफआईआर में नाम तो होना चाहिए। आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? हाँ, आगे क्या या होता क्या है वो होना जब चाहिए? एफआईआर में नाम ही नहीं है तो अब इन्वेस्टिगेशन में बाद में ऐड किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का, वो होता है एफआईआर। उसमें आप पहले नाम जोड़ देते हो, आप इन्वेस्टिगेशन में बाद में नाम जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस को भी पता था ना किसका सत्संग है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो अंत में जाके तो वो बाबा जी की ही बनेगी ना, उनका ही सत्संग था ये। अनमोल, आपकी पुलिस वालों से बात हुई, पुलिस प्रशासन वहां का एटा हाथरस का, वो क्या कह रहा है? वहां पर जो सिक्योरिटी का मसला आया है कि वहां पर इंतजाम कैसे थे, उसको लेकर बाबा के जितने सत्संग होती है वहां पर प्रशासन पीछे होता है। बाबा की खुद की सिक्योरिटी होती है, उनके सेवादार होते हैं, वही मैनेज करते हैं कि कौन जा रहा है कौन जा रहा है, गेट से लेके हर जगह, यहाँ तक कि ट्रैफिक भी उनके सब सेवादार ही मैनेज करते हैं। तो यहाँ भी वही था, स्थानीय थाने की जो कुछ पुलिसकर्मी पहुंच सकते थे वो पहुंचे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम हो। और नहीं, घटना के बाद प्रशासन का क्या रुख है, क्या रवैया है, किस तरह से वो कार्रवाई करना है, इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी किसी से? अभी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई है, क्योंकि उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स को पता था क्राउड ज्यादा है, सामने जीटी रोड है, तो एफआईआर उन्हीं पे किया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है। काफी सेवादारों पे भी, ऑर्गेनाइजर के अलावा जो सेवादार वहां पर सिक्योरिटी में लगे थे, सुरक्षा में लगे थे, 100 से ज्यादा है करीब, उन पर भी एफआईआर हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिन पे एफआईआर हुआ है, जिनकी पत्नी सेवादार है वो नहीं है, लेकिन उन पे भी एफआईआर हो गया। इस तरह से वहां के जो भी लोकल के सेवादार थे, जिन लोगों ने इसको, जिनके ऊपर इन सब चीजों की जिम्मेदारी थी। ठीक बात। तो इन बाबा के कार्यक्रम में पुलिस या प्रशासन उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती थी, इनके खुद के सेवादार होते थे। और वहां पर जब मैं लोगों से बात कर रहा था जो घायल हुए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बाबा में सिर्फ भक्त होते हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी बाबा के भक्त हैं और वो भी यहाँ पर सेवा देते हैं, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से नहीं होते हैं, वो अपने स्वेच्छा से देते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इस तरह के लोग पुलिस थे वहां पे। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर मतलब थोड़ा सा हमने छोटे छोटे हिस्सों में लगातार हम इस पर बात करते आए हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ इस समय जो सार्वजनिक जीवन आप कहें, जो राजनीतिक वर्ग है और जो उसके साथ चलने वाली इस तरह की धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, उस सब का जो घालमेल है, उसकी बहुत बदसूरत तस्वीर है। ये बबैती का पूरा हिसाब किताब है ना, इसमें ऐसे ऐसे बाबाओं की बन जाना या उनका समय आ जाना वाली स्थिति आप कहें, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक तस्वीर है। पता नहीं आप लोग, बाकी लोग उसको कैसे सोचते हैं कि जब नई वाली पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उसमें पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनके साथ सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर है, वो उस समय के जो स्पीकर थे ओम बिरला वो थे, और उनके अगल बगल पूरा चारों तरफ से घेरे हुए, और एक धर्म विशेष के, ये भी नहीं कि सर्व समाज सर्वधर्म के लोग हों, एक धर्म विशेष के हिंदू धर्म के साधुओं की पूरी फौज जा रही है। उनका राजनीति में किस तरह का योगदान है, उनकी आधुनिक जो लोकतांत्रिक हमारी राजनीति है उसके प्रति क्या नज़रिया है, उसको लेकर वो क्या समझते हैं। इवन वो अपने धर्म में भी जो जिस तरह के फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, उसको लेकर किस तरह से सोचते हैं, किसी को नहीं पता। और ये सब लोग इस देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च पीठ संसद भवन के में प्रधानमंत्री के आगे पीछे परेड कर रहे थे। इससे ज़्यादा बदसूरत कोई तस्वीर नहीं हो सकती। और सरकार ने पिछले 10-12 सालों में इस तरह के कल्चर को मोदी के आने के बाद लगातार प्रश्रय दिया है। बाबाओं के, खुद मोदी का इस तरह के गेटअप में, साधुओं की वेशभूषा में, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर कभी उस मंदिर, लगातार आना जाना, इसने एक चीज़ को दिया है। और ये स्टैम्पीड धार्मिक उसमें ना तो पहली घटना है ना बात की, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं होना, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं होना, और जब इस तरह की घटना हो गई तब हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होना। जैसे कि आज तक हमारे सामने आ रहा है कि अभी तक इस मामले में हमें नहीं पता है कि मुख्य जो अपराधी है, आरोपी है, वो बाबा फरार है। वो मतलब ये सरकार 1 मिनट में, जिन उत्तर प्रदेश सरकार जो अनस कह रहे थे कि बुलडोज़र चला देती है, लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, उस सरकार को पता नहीं कि वो बाबा कहाँ है।
और इसका दूसरा जो हिस्सा है वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज, और इसमें सारी पार्टियां, सारे नेता इन्वॉल्व हैं। इस बाबा को भी उत्तर प्रदेश की तमाम समाजवादी पार्टी के भी नेताओं के साथ वो हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के साथ है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। एक बाबा है ऐसे ही वो जो यहाँ पर मेरे ख्याल से बुंदेलखंड वाले इलाके में अभी हाल फिलहाल में बड़ा पॉपुलर हो गया है, शास्त्री की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम। कांग्रेस के नेता खुद जाके उनके सारे के सारे बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर उसका, कमलनाथ ने जाकर उसके यहाँ वो किया, और अपने इलाके में, और बड़ी मजे की बात है कि कमलनाथ इसके बाद भी जिस सीट को 36, 30, 40 साल से जीतता रहा वो हार गया, छिंदवाड़ा, और वहां पे बुला के 5 दिन का कार्यक्रम करवाया अपने बेटे के लिए वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, फिर भी हार गया। कहने का मतलब ये कि आप पॉलिटिकल पैट्रोनेज और ये नेक्सस जो है राजनीति और बाबाओं का, इसको किस हद तक राजनीति को इसके पास जाना है और किस हद तक इसको राजनीति से दूर रखना है, ये लाइन पूरी तरह से इस सरकार ने ख़त्म कर दी है। और इतना इम्यून हो चुके हैं हम लोग कि 150-200 लोगों की मौतों से भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसी ढर्रे पर फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये घटना 2 बजे की बात आसपास की है, दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच में सब जगह से खबरें आ गई। तो मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री, इस देश का जो सबसे ताकतवर आदमी है, उसके पास इतना तंत्र तो होगा कि उसके पास ये सूचना आ जाए, और वो 4:15 पर अपना भाषण शुरू करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, धन्यवाद अभिभाषण प्रस्ताव प्रेसिडेंट के, और 2 घंटे बाद 6 बजे के बाद उनको याद आता है और वो उस पर 2 लाइन की श्रद्धांजलि लेके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। 2 घंटे तक उनको और ज़रूरी जो आरोप प्रत्यारोप थे वो करते रहने के, ना उस तरह की सेंसिटिविटी पॉलिटिकल क्लास में है। और ये बाबा जिनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको अननेसेसरी माथे पर बिठा रहे हैं, ये इस योग्य हैं, इनकी प्रतिभा इस लायक है नहीं। और तीसरा इसका पहलू है कि आप दुनिया भर में जाकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, हम सुपर पावर, विश्वगुरु, इस सब बकवास सुनने के बाद स्थिति ये आती है कि इस देश में अभी भी सरकार उन लोगों तक नहीं पहुंची है, न पहुंचने की उसकी हैसियत है कि वो लोगों के अंदर ये भरोसा दे सके कि अगले साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल में हम आपको ऐसा सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, ऐसा न्याय और सारा सिस्टम जो सरकारों से जो अपेक्षा रहती है वो दे पाएंगे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आबादी किसी भी मतलब अरे गहरे बाबा के चरण में जाके खड़ी हो जाती है। 2 लाख लोगों का ऐसे किसी जगह पर जाके खड़ा हो जाना कोई मामूली बात है, लेकिन चले जाते क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि इतना बड़ा तंत्र जो सरकारों का बना हुआ वो कहीं से भी आपको पहुंचा सकता है, आप तक पहुंच सकता है, आपको दे सकता है न्याय। बाकी लोगों की मैं इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। मानसी, आप, शार्दुल और हृदय, फिर अनस के पास आएंगे। एक जो आपने पॉइंट कहा था कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री के आसपास जिन लोगों को हमने देखा, तो मुझे एक बात याद आई कि अक्सर हम कहते हैं पार्लियामेंट इज़ द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर है। तो उसमें मंदिर एस्पेक्ट को हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, और जो लोकतंत्र का एस्पेक्ट है वो बीच में ही कहीं रह गया है। और मुझे इससे एक वो डॉक्टर अंबेडकर की भी एक बात याद आती है, जहाँ पे वो राजनीति में भक्ति की बात करते हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँच सकता है कि जब हम किसी को उस लेवल पर पहुँचा दें, जब हम ऐसे उनकी अंधभक्ति करने लगें कि हमको कुछ समझ ना आए, कुछ दिखे ना, सही गलत में फ़र्क ना कर पाए, तो वहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे ऐसे बाबा और उनका जो पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस होता है, तो वो भी बच के निकल जाते हैं। भक्ति इन रिलीजन इज ए वे, मे बी ए वे टू सल्वेशन, बट भक्ति इन पॉलिटिक्स इज श्योरली ए भक्ति का वो है ना कि आप आस्था बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी चीज़ में आपकी आस्था है और उसके विवेक में, वहाँ पर विवेक का इस्तेमाल होता है। और भक्ति में आप क्या होता है कि आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपके ऊपर एक धुंधलाहट छा जाती है, आप सामने किसी चीज़ को क्लैरिटी देख नहीं सकते। तो भक्ति वहाँ पर जाकर आपको पूरी तरह से मजबूर कर देती है। एक पॉइंट में इसमें और कहना चाहती थी, जो अभी हम वहाँ पे कर रहे थे डिस्कस, कि ऐसे इस तरह के जब सम्मेलन होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी, जो भी बाबा होता है उनके अपने लोग सेवादार उस सिक्योरिटी को देखते हैं, पुलिस की वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और अगर हमको लगता है इसका एक सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो प्रशासन की उस पर निगरानी हो, वहाँ पे और लगाई जाए फोर्स वहाँ पे, तो वो मुझे हमेशा एक विडम्बना लगती है कि शुरू से अगर हम देखें तो हमारी
बहुत सारी पुलिस फोर्स जो है ना वो इन्हीं बंदोबस्त में लगी रहती है। कभी कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है वहाँ पे आपको इतनी सारी दिखेगी, कभी कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी हो रहा है वहाँ पे इतनी भारी मात्रा में फोर्स पहुँच जाती है। जो उनका एक्चुअल काम है लोगों की मदद करना, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, उस काम के लिए हमारे पास मैन पावर इतनी कम हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं बंदोबस्तों में लगे रहते हैं। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ी एक विडंबना लगती है कि वहाँ जाएं कि यहाँ जाएं। क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऐसे कार्यक्रमों में लगाए ताकि वहाँ पे स्टैम्पीड ना हो, या पुलिस को जिस काम के लिए बनाया गया है, जिस फोर्स के लिए, वहाँ पे उनका ध्यान रहे और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग तरीके सोचे जाएं। तो एक मैं ये पॉइंट बोलना चाहती थी। देखिए, हमने काफ़ी बात की है इस तरह के लोगों पर, चाहे वो बागेश्वर वाले थे या संसद में जब हुआ था तब उन्होंने उस पर भी करी थी। ये जैसा आपने कहा, ये बड़े दुख का विषय है कि ये लोग ना गुरु हैं और ना ही ये धर्म का मतलब समझते हैं। आध्यात्म में भी ये केवल मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं, ये केवल अच्छे टुके चुके जो आपको हर सामान्य ज्ञान और मॉरल साइंस की किताब में मिल जाएंगे, वही बातें वो शब्द बदल कर रिपीट करते हैं। अनमोल ने जो भी बात कही, मोरल साइंस के साथ मोरल पुलिसिंग अलग से भिड़ा दे रहे हैं कि आपको ये करोगे तो हमारा वाला आगे रोक वो तो एक अलग एस्पेक्ट है ही। तो देखिए, अनमोल ने जो बात कही कि बाबा की चरण रज मिल जाए, भाई आप अब ये हिंदू सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि किसी की चरण रज से आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको कर्म करना पड़ेगा अपना। लेकिन ये लोग उल्टे ज्ञान पढ़ा रहे हैं और पब्लिक में इस रूढ़िवादिता का और इस अज्ञान का फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पब्लिक में शिक्षा नहीं है, उसके पास आधुनिक वैज्ञानिक समझ नहीं है, और इनको जो पैटर्नेज मिलती है ये अलग अलग सत्ताओं का भिड़ा हुआ है। आप देखिए, कानूनन, प्रशासनिक, संवैधानिक तौर पर पुलिस का, जैसे मानसी ने कहा, पुलिस का काम है उनको, चाहे वो कोई भी आयोजन हो, चाहे वो इस धर्म गुरु का हो, किसी की शादी हो, किसी की रैली हो, कि उसका सही तरीके से वहाँ पर इंतजाम हुए या नहीं, अगर हुए हैं तो इजाज़त मिले, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ जो लोग लगे हैं वो उसको जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन ये आपस में सत्ताओं का भिड़ंत है। उस बाबा को पता है कि मेरी इस रूढ़िवादिता धर्म सत्ता के हिसाब से मैं कानूनी सत्ता से बच के निकल जाऊंगा, वो इसीलिए ऐसा करते हैं और बार बार करते हैं। राम रहीम का एग्जाम्पल से बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने कोई नहीं है, और हम दुख प्रकट कर सकते हैं क्योंकि बड़े स्तर पे समाज में जो अज्ञानता और अशिक्षा फैली है, इसका शिक्षा से कम लेना देना, लेकिन कम से कम शिक्षा उसका एक माध्यम तो बनती है। कुछ लोग तो उसमें से ऐसे होंगे जो इस रूढ़िवादिता से बाहर निकलेंगे जब शिक्षा सुलभ तरीके से आप तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है और दुख प्रकट करने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकते। एक पॉइंट मैं अगर ऐड कर सकूं, हाँ। जो आपने एक बात करी वैज्ञानिक मानसिकता की, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो जो संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकारों की, बिल्कुल संवैधानिक जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी में देखें, सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। बट ये भी ना एक नैरेटिव ऊपर से ही सेट होता है। अब आप देखिए जिस तरह की स्टेटमेंट्स कई बार प्रधानमंत्री ने दी हैं, तो वो एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट जाती हैं। तो जब वहाँ से ही एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि नहीं, एक्चुअल में हमारी, और अगर हम ये भी बोलें कि भाई अगर हम अपने इतिहास में जाएं, अपने वेदों में जाएं, तो वहाँ भी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की ऊट पटांग बातों में हमको बिलीव करना चाहिए, ऐसा नहीं सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमको ये बोला गया है कि आपको किसी भी तरह की साइंटिफिक नॉलेज, स्पेशली अगर वो पाश्चात्य सभ्यता से आती है, तो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सभ्यता के हिसाब से नहीं है। लेकिन हमारी सभ्यता में ये भी नहीं लिखा कि आप लोगों को इस तरह की बातें सिखाएं कि अगर आप किसी के चरण की धूल ले लेंगे तो कुछ होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट ही एक अलग पॉलिटिक्स नैरेटिव चल रहा है। मुझे लगता है अभी आगे हमें कानूनों पे भी बात करनी है, तो इससे पहले मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, जो अनस ने कहा था कि एजुकेशन तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन जो मेन पावर है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को हमने उनके चरणों में दंडवत होते हुए देखा है हैं? तो जहाँ एक और आज एक कम्युनिटी को डिमोनाइज किया जा रहा है और उसके लोगों को टिकट देने के अलावा उनके साथ खड़े होने से भी लोग डर रहे हैं, वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के साथ इस तरह से ब्लेटेंट शो हो रहा है और इग्नोरेंस को बढ़ा रहे हैं। इसको चीज़ को हटा भी दें, मेरी इस बात को आप पूरी तरह से हटा भी दें, तो इग्नोरेंस को जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं, और सुबह से ज्योतिष का एक पूरा कार्यक्रम होता है टीवी चैनलों पर, ज्योतिष बैठ जाता है, बताता है कि आपका दिन आज कैसा होगा। इससे बड़ी मूर्खता या इससे बड़ा अंधविश्वास को बढ़ावा क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम तनवीर के पास जाए, हम एक बात कहना चाहता हूँ कि
हमारे एक साथी हैं अजय प्रकाश, उन्होंने एक साल तक पूरा कार्यक्रम चलाया अपने अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, और लोगों को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया और कहा कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता। इवन उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड्स देखें तो उसमें जो वेदों के शुरू में ट्रांसलेशंस आते थे तो उससे पता चलता है कि उनमें भी क्या कहा गया है। मतलब अगर ईशावास्योपनिषद जो पहला उपनिषद है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें वो पूछता है गुरु से कि मैं कौन हूँ, इस तरह के सवाल हैं। तो बोलता है कि मैं आपकी दृष्टि नहीं हूँ, लेकिन मैं वो ताकत हूँ जो आपको देखने की शक्ति देता है, इस तरह का कुछ है। मतलब मैं बहुत पहले मैंने पढ़े थे तो उसको दोबारा जाके लोग पढ़ सकते हैं। तो दैट शोज ए रिफ्लेक्शन है उसमें लॉजिक का। साइंस तो एक अलग चीज़ है, बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाता है, पर एक लॉजिक है। पर यहाँ बिना लॉजिक के आप जो व्हाट्सएप पे आते हैं, बाबा कुछ भी कहते हुए नजर आते हैं और उसके खिलाफ कोई आउटरीच नहीं होता। अब आप इसकी कल्पना करें, हर दिन तीसरा एक बाबा नया पैदा हो जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी बातें। मैं छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा था जो मैं कह नहीं रह गई थी। लोगों को ये समझना चाहिए, देखिए हम अपनी फोरम से सिर्फ कह सकते हैं किसी व्यक्ति में, चाहे वो इंसान कोई भी हो, व्यक्ति पूजा छोड़ दें, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे वो क्रिकेटरों की हो। अपने आइडियाज़ को बचा कर रखें, उनके प्रति ईमानदार रहें, कोई इंसान आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाह रहा था, उसके बाद हम अनस से इस राय लेंगे कि जो चरण रज वाली बात है। अब आप हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता कि उपनिषदों में क्या कहा गया, वेदों में कहा गया, पुराणों में क्या कहा गया। हर आदमी को नहीं पता कि एक्चुअली क्या करना है। लेकिन जो चरण ऊपर जो आदमी देखता है कि हमारा जो नेतृत्व है, लीडर है, वो क्या कर रहा है, जब वो देखता है कि 6 महीने में औसतन एक बार हमारा प्रधानमंत्री जाके कहीं दंडवत साष्टांग लेट जाता है जाके आमतौर पर वो अपनी ऐसी छवि उसकी है कि वो बहुत 56 इंच और कहीं झुकता नहीं है वो, धर्मगुरु वाली छवि वो अचानक से किसी धर्मगुरु के सामने जाता है और वहाँ पर एकदम लेट जाता है वहाँ पर से। मेरे कहने का मतलब है उस व्यक्ति की क्या योग्यता है, आपने उस पद तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसके बावजूद आप इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। आप जब जाके लेट जाते हैं किसी के सामने ऐसे, तो आम आदमी जिसको ना तो माइथोलॉजी की समझ, जिसको ना तो अध्यात्म की समझ है, जिसको ना तो धर्म की उतनी गहरी समझ है, वो अगर किसी बाबा के पीछे ले गया, क्योंकि इसमें असफलता अल्टीमेटली आप ही की कि ना तो आपने उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, ना आप उसको एजुकेट कर पाए उस लेवल तक, ना आपने धर्म का वो मर्म उसको समझाया है। वो तो किसी बाबा के पीछे जा ही सकता है ना। वो तो किसी बाबा की चरण रज कहाँ से निकल रही है और कैसे, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में दुनिया भर के दुख हैं, अब असफलताएं हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। वो इलाज शॉर्टकट खोज रहा है क्योंकि सरकार उसके पास पहुंची नहीं है। अनस, आप इस घटना पर अपनी राय दें। मैं बस ये कह रहा था कि मैं धर्म और भक्ति के मामलों पर मैं नहीं बोलूंगा। मेरा नाम अनस तनवीर है, मुझे अपनी सेफ्टी पसंद है। ठीक बात। दूसरी चीज, उन्होंने सवाल पूछा कि वहां पे जनता में कितना क्रोध था, क्या था। मैंने शायद अनमोल का ही एक ट्वीट देखा था, उसमें वो आदमी हॉस्पिटल में है और बार बार कह रहे हैं कि जो बाबा जी हैं वो जगत के क्रिएटर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके जाने के बाद हुआ। तो जो घायल है, चोटिल है, वो खुद अभी भी भक्ति में लगा हुआ है। और इस देश में जान की कीमत आप इस तरह से समझिए, कोविड में पूरी दुनिया में जहां जितनी मौतें हिंदुस्तान में हुई, अगर उस स्तर पे कहीं मौतें, उस परसेंटेज पे कहीं मौतें हुई है, स्पेन हुआ, यूएस हुआ, इन सब जगह, हर जगह हेड ऑफ स्टेट बदल गया। ठीक है, हम कोविड से जस्ट निकल के 2022 में यूपी में जहां इतनी मौतें हुई, थंपिंग मेजॉरिटी से वापस ले आए। हम कोई चेंज नहीं करते, हम और भारी मेजॉरिटी देते हैं। हम सेंटर पे भी कोई बहुत, यानी भाई द हेड ऑफ स्टेट रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे देश में ऐसी कोई जान की बहुत वैल्यू थोड़ी ना है। आप इस घटना पे कल के बाद बात नहीं करेंगे, कोई इस पे बात नहीं करेगा। ये घटना आज तक की न्यूज उसमें साइकिल में होनी चाहिए, कल से शायद नहीं होगी। 3 दिन 4 दिन का आपका न्यूज साइकिल होता है बड़ी से बड़ी घटनाओं का, उसके बाद वो न्यूज साइकिल से हट जाता है। कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मर रहा है। कल भी वो बॉम्बे में इतनी बड़ी रोड शो हुआ है इंडियन टीम का, तो सबका ध्यान वहां पे आकर्षित है। तो हमारे पास अट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, जान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतने लोग, इतने ज्यादा लोग हैं, गुर्बत में जी रहे हैं। गरीब मर गया तो शायद भला ही है कि कहाँ जिंदगी की स्ट्रगल झेलता हूँ। तो इसी एटीट्यूड से हम लोग जीते जा रहे हैं, और कुछ उसमें नया तो नहीं है। ये हाथरस की घटना थी जिस पर हमने बातचीत की। हमारा अगला जो है और महत्वपूर्ण विषय वो है देश में लागू हुए 3 नए कानून, जो कि अब तय करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर को
और उसमें साक्ष्य संहिता नहीं है, नया पीनल कोड है। ये सबसे पहला जो मेरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था इसको देखकर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी बदलाव थे, जिसका इशारा मानसी ने शुरू किया कि एक कॉलोनियल माइंडसेट से वो बने थे पुराने कानून 1872 में किसी समय, और उनका मकसद जो बनाने का था वो उस समय शायद दूसरा था, इस बीच में बदला। हालांकि 1972 में बहुत कुछ बदलाव भी हुए हैं, 1973 में इसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे, इसके बावजूद अब इसको पूरी तरह से बदला जा रहा है। तो क्या ये वास्तव में जिस तरह की ज़रूरतें थी पूरी तरह से उसमें उन सुधारों को लाया गया है? कुछ गड़बड़ियां जो हमारी समझ में आई, जिसमें से एक का जिक्र मैं कर रहा था, जैसे कि जो डिटेंशन का था शुरुआत में 15 दिन, आप कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, तो वो थोड़ा सा हमें समझा पाएँ कि इसमें किस हद तक पॉजिटिव सुधार है और किस हद तक इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ नज़र आती हैं। जी, तो सबसे पहला मुद्दा है डीकोलोनाइजेशन का जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही कहा गया है इसी बात पे, यानी यही पिच है कि हमने जो 3 क्रिमिनल लॉ थे, बेसिकली एविडेंस एक्ट है, चलिए सिविल केसेस पे भी एप्लीकेबल है, बाकी दोनों क्रिमिनल लॉज हैं, उनको हमने डीकोलोनाइज कर दिया। तो प्रोफेसर तरुण खैतान का कहना है कि उन्होंने प्लेजियरिज्म चेक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे इन 3 नए लॉज को चेक किया और 4/5 जो है वो सेम का सेम है। 4/5 तो 80%, 4/5 4/5 सेम का सेम है, 80%। भारत सरकार प्लेजराइज करके कानून बना रही है, बताइए। एक 80% कानून प्लेजराइज है। आईपीसी सीआरपीसी बहुत मेहनत से बने थे, बिल्कुल, बहुत शानदार ड्राफ्टिंग है उनकी। तो हमने जो पहला ड्राफ्ट आया था जो बाद में स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, तो हमने पहली नजर में 6 मेजर एरर पॉइंट आउट किए थे। लिंचिंग की डेफिनेशन से लेके हाजिर कई जगह बहुत चीजों में गड़बड़ी थी, कॉमा फुल स्टॉप गड़बड़ था, जिससे कि पूरे मायने ही बदल जाते थे। हाँ। तो मैकॉले ने जो ड्राफ्ट किया था वो ड्राफ्ट आज तक चला है। आपका जो नया कानून आया है वो भी मैकॉले का जो कानून है उसका 4/5 सेम है। ठीक है, फिर बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की। डीकोलोनाइजेशन का सबसे, यानी कोलोनाइजेशन का सबसे बड़ा वो है डेथ सेंटेंस जी। ठीक है, ये बहुत बड़ी कॉलोनियल प्रैक्टिस है, वो तो आपने कंटिन्यू की है। हम डीकोलोनाइज कैसे हुए? मैं ये सवाल वाकई किसी, यानी जो भी इसमें 158 का जो मैजिक फिगर था कि 158 लोगों से कंसल्टेशन, चाहे अग्निवीर हो, चाहे नए लॉ हो, चाहे फार्म लॉ हो, 158 लोगों का एक मैजिक नंबर है जिनसे कंसल्टेशन होता है। मुझे उनसे जानना है कि कैसे डीकोलोनाइज। अच्छा, ये 158 फिक्स है? हाँ, 158 आप ध्यान से देखिएगा। एक बार राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा तो कि 158 संस्थाओं और लोगों से कंसल्ट किया था उन्होंने अग्निवीर। हाँ, 158 और 1.76 इंडिया की तकदीर से जुड़े हैं, क्योंकि स्कैम जितने होते हैं या कुछ होते हैं, चाहे वो सीएजी वाला वो जो 2G ऊजी रहा है, सबका फिगर 1.76 कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक तो हमारे दोस्त हैं विक्रम हेगड़े ट्विटर पे, वो इस पे काफी पॉइंट आउट करते रहते हैं कि घूम फिर के 1.76 का फिगर कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इंडिया में 2-3 फिगर फिक्स हो गए। ओके, अनस में एक बात आप हमारे दर्शकों को, मैं कहता हूँ, मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि सबको पता नहीं है आईपीसी सीआरपीसी क्या है। जहां तक मेरी समझ है, आईपीसी जो है वो दंड संहिता है जो कानून सजा बताती है, और सीआरपीसी ये बताती थी कि ये प्रोसीजर कैसे होगा जब आप ट्रायल करेंगे, राइट? प्रोसीजर। हाँ, तो ये जो दर्शकों को पता नहीं है उनके लिए, जो था कि बेसिकली कोई भी चीज एविडेंस है उसको अप्रिशिएट कैसे किया जाएगा कोर्ट में। ठीक बात। ये 3 थे कानून। ये कानून आज भी वही 3 है, इनके नाम हिंदी में हो गए हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इनके नाम हिंदी में हो गए। ठीक है, शायद यही डीकोलोनाइजेशन है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि सब चीजें सेम रह गई हैं, ज्यादातर बदलाव नहीं है। मैं कुछ पॉजिटिव चीजों की भी बात करूंगा। हाँ। पहली पॉजिटिव चीज ये है कि एक कम्युनिटी सर्विस की बात की है इसमें। तो पहले क्या होता था, छोटे मोटे भी मामले होते थे तो आपको जेल जाने का खतरा होता था, आप जेल चले जाते थे। जेल जाना अपने आप में कलंक है। ठीक है भाई, आप एक ही दिन के लिए गए हो और जब तक कि आप देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे तब तक जेल जाना तो कलंक ही है जी। तो आप उसकी जगह आपको कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी, कि जैसे रोड साफ करने से लेके छोटे मोटे काम, जैसे अभी जुवेनाइल में वो पुणे पोस्ट केस में कहा कि ऐसे लिख लो, तो वो ऐसे भी बेसिकली कम्युनिटी सर्विस का ही पार्ट है। तो कुछ छोटी मोटी डिफेमेशन और छोटी मोटे जो वो है ऑफेंस, उनमें कम्युनिटी सर्विस की बात है। आई थिंक ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है। दूसरा प्रोग्रेसिव ये है कि जो ही हम यूज करते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट की वजह से लॉज में,
उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और अनसाउंड माइंड को हटा के यानी जो मेंटल हेल्थ एक्ट में डेफिनेशन है वो ला दिया है। ये 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, और कुछ मिस्ड चांसेस हैं, जैसे कि आप जेंडर न्यूट्रल कानून बना सकते हैं। आज के दौर में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, उन्होंने नॉन कंसेंशुअल सेक्स को, नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया था। अब आज की तारीख में मैन ऑन मैन असॉल्ट के लिए कोई भी आपके पास कोई ऑफेंस नहीं है इसका, क्योंकि आपने 377 पूरा का पूरा उठा के हटा दिया। आपके लॉज आज भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आप सेक्शन 69 में एक प्रोविजन लेके आए हैं कि अगर शादी का वादा करके किसी युवती के साथ आपने शारीरिक संबंध बनाया और आप उस वादे से मुकर गए तो आप पे रेप का केस होगा, ये ऑफेंस रेप का होगा। अब इसमें ये 2003 में 2002-2003 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू ये चीज आई थी। स्टेट वर्सेस उदय करके एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय, और उससे ये आया था कि ये हो सकता है। इसका मतलब बेसिकली मकसद ये था कि गांव देहात में खास करके लड़कियों को, भाई लड़कियां कहती है कि ठीक है हम तब तक सेक्स नहीं करेंगे जब तक तो हमसे शादी नहीं करोगे या शादी का वादा नहीं करोगे, तो बहला फुसला के झूठा वादा करके आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे और फिर भाग जाते थे। शहरों में खास करके आज के दौर में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस किए। मैंने विक्टिम की तरफ से, एलिज्ड विक्टिम, एलिज्ड अक्यूज, दोनों की तरफ से ये केसेस किए हुए हैं। मैं ये जानता हूं कि इस प्रोविजन का मिसयूज इतना ज्यादा होता है, हर ब्रेकअप से लेके, यानी हर ब्रेकअप नहीं लेकिन बहुत सारे में, अगर लड़के लड़की में ब्रेकअप हुआ तो आप उसके ऊपर वो ये चार्ज लगा सकते हैं। यहां तक कि पहले, यानी मिसयूज की लिमिट क्या होती है मैं आपको ये बताता हूं कि जब 377 था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 490 मैट्रिमोनियल केसेस में अरेस्ट को काफी हद तक रोक दिया, तो मामले को और सीरियस बनाने के लिए बीवी अपने हस्बैंड पे 377 की भी धारा लगाती थी कि अप्राकृतिक यौन संबंध मेरे साथ बनाया गया। अब वो इट कैन बी एनल सेक्स, इट कैन बी ओरल सेक्स, एनीथिंग व्हिच इज नॉट मिशनरी प्रोबेबली इज अननेचुरल सेक्स। तो इस पोजीशन पे आ गया था, और ये प्रोविजन खास करके वहां जहां शादी नहीं हुई है, जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, ये सब चीजों में, और हम उस दौर में जहां ये जेनजी इन सब चीजों की बातें करती है, ये सब बहुत ज्यादा नॉर्म हो गया है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। हाँ। इसका डर हमेशा रहेगा। ठीक बात जी। एक चीज और मैंने अभी ध्यान दी कि पहले बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था लाइफ सेंटेंस विल मीन लाइफ सेंटेंस अनटिल अनलेस आप उसमें एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 6 वो जो है वो कहता है कि in calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि अब लाइफ 20 साल रहेगी unless otherwise provided। ये थोड़ा चेंज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे हुआ है। एक और बात कि सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, तो उसको इस सेक्शन 150 में और एकदम भारी भरकम करके लेके आया गया है। पहले था वर्ड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब अगेंस्ट थ्रेट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो गया है। तो वो इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वो इतना वास्ट है कि आपका और मेरा ये जो डिस्कशन है, हम क्योंकि इस कानून को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो शायद मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आएगा, लेकिन अगर लाने की कोशिश करना चाहें वो तो ला सकते हैं। तो हमारा को बचाव करना होगा। हमारा ये जो डिस्कशन है इसके बाद हम लोग इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो जाएंगे। कह नहीं सकता। अगर वो मानते हैं वो मानते हैं तो फिर वो मानते हैं, बात खत्म हो जाती है। एक बात पूछ रहा था मैंने, गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, जो पत्रकार वहां थे वो बता रहे थे, आप उसको क्लियर कर सकते हैं क्या? इस कानून में ऐसी सुविधा है कि जिस दिन से एफआईआर होगी उसके 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को फिनिश करना की जिम्मेदारी है, या ये सिर्फ रेटरिक है? ये बाध्यता नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, हाँ एक और अच्छी चीज ये, सॉरी मैं इस पे आऊंगा लेकिन अच्छी चीजों की हम बात कर लेंगे, उसी में ये इंक्लूड है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कर दिया है कि इतने दिनों में केस कमिट होने के, इतने दिनों में फैसला देना, और जज साहब को आर्ग्यूमेंट खत्म होने के 30 या 60 दिन के अंदर अपना फैसला देना है। ये एक अच्छी चीज है। और साथ में एक अच्छी चीज ये है कि विक्टिम सेंट्रिक थोड़ा सा प्रोविजन एक है
कि अगर मैं विक्टिम हूं, मैं फर्स्ट इन्फॉर्मेंट हूं, तो मुझे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी 90 दिन के भीतर दी जाएगी। पहले क्या होता था कि मुझे कोर्ट से जाके चार्जशीट लेनी पड़ती थी अगर मैं विक्टिम हूं तो अब मुझे पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुझे ये चार्जशीट है या जो भी प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन का, वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये है वो मसले। लेकिन हाँ, ये नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को 90 दिन के अंदर खत्म कर देना है। ये ट्रायल की बात हो रही है, और वो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन स्पेसिफिकली की बात होती है कि उनमें आपको जल्दी से जल्दी 2 साल के अंदर ट्रायल खत्म करना है। तो नीचे से ऊपर तक का खत्म नहीं हो रहा है। यानी स्पीडी ट्रायल को एक तरह से बढ़ाने की मंशा है। जी जी, बिल्कुल मंशा है। और वो ये मैंने कहा ना, 1-2 चीजें प्रोग्रेसिव है, उनकी तारीफ की जाएगी, उनकी तारीफ की जा रही है ताकि हम सेडिशियस ना हो जाएं। नहीं, अगर ठीक है तो फिर कहना भी चाहिए, इसमें क्या ठीक बात। हाँ, एक चीज इसमें अब चूंकि बहुत विस्तार से इसमें इसके अच्छाइयों बुराइयों पर तो तनवीर ने हमें बता दिया है। मानसी, पॉलिसी के लिहाज से अगर आपसे बात करी जाए इसमें, इस कानून को लेकर कंसल्टेंसी और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लाना जो शामिल करने का हिस्सा था, वो कितना रोबस्ट रहा? कुछ आपने इसको ट्रैक किया है इस जी? तो अभी जैसा आपको पता होगा कि जब 1 जुलाई को ये कानून एनफोर्स होने वाले थे, तो उससे पहले काफ़ी लोगों ने, लॉयर्स ने, इंदिरा जयसिंह जी ने भी लॉ मिनिस्टर को लिखा कि अभी जो है इसको अभी एनफोर्स नहीं करना चाहिए, इस पे अभी और चर्चा की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से वो पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम शुरू से इसके प्रोसीजर को देखें, जिस तरह से ये कानून बनाए गए हैं, चाहे उसमें 80% सिमिलर ही हो, अगर 80% सिमिलर भी है, तो भी जिस लेवल की कंसल्टेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। इसको हमको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा एकदम पीछे, जब होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंडर एक कमेटी बनी थी वहाँ पे, और उस कमेटी को, और ये कोविड के दौरान उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया लोगों से कंसल्ट करने का, और उस प्रोसेस में भी कई कमियाँ थी। जैसे कि उस प्रोसेस में उन्होंने कुछ क्वेश्चनेयर्स बनाए थे और उन्होंने कहा था आपके जो भी सुझाव हैं इन क्वेश्चंस पे आप हमारे को भेजिए। अब क्योंकि वो कोविड के दौरान हो रहा था, तो कोई पब्लिक मीटिंग्स नहीं हुई, ओपन हाउस डिस्कशंस नहीं हुए, ऑनलाइन शायद कुछ डिस्कशंस हुई, बट मोस्टली प्रोसेस यही था कि आपके जो भी सुझाव है आप हमारे को लिखित में भेजिए। अब कितने सुझाव आए, कैसे सुझाव आए, कितने सुझाव क्रिटिकल थे, कितने उनमें क्या रिकमेंडेशंस आया, क्या सजेशंस आया, उनमें से कितने सरकार ने अपनाए, नहीं अपनाए, किस तरह से अपनाए, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिक नहीं करी गई, इसके ऊपर RTIs भी फाइल करी गई, लेकिन सरकार ने कभी भी कोई जानकारी पब्लिकली नहीं रखी कि आपको कितने सुझाव आए, उसमें से आपने कितने अपनाए, कितने नहीं अपनाए। फिर इसके बाद जो है, जब पार्लियामेंट में बात आती है, एक तो ये 2023 का जो मॉनसून सेशन था, उसमें इन्होंने इन 3 बिल्स को सडनली एज अ सरप्राइज इंट्रोड्यूस किया। आखिरी दिन जो था मॉनसून सेशन का, ये कहीं भी एजेंडा में लिस्टेड नहीं थे, किसी भी MP को नहीं पता था कि ये बिल आने वाले हैं। जर्नलिस्ट्स मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता था कि ये सडनली आने वाला है। शायद वो भी उस टाइम पे जब बहुत बड़ी संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उस दिन सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, बिना उनकी उपस्थिति में। हाँ, वो तो विंटर सेशन की बात है। विंटर सेशन, ये मैं मॉनसून सेशन की बात कर रही हूँ। तो मॉनसून सेशन में भी जो है, वो वाला मॉनसून सेशन में भी ऑपोजिशन काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे मणिपुर क्राइसिस को लेकर। तो उस मॉनसून सेशन में भी बहुत डिसरप्शन और प्रोटेस्ट हाउस में चल रहा था। और सडनली आखिरी दिन था, सडनली लोकसभा में इन 3 बिल्स को एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इन इंट्रोडक्शन में होम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने इनसे सुझाव मंगाए, उनसे सुझाव मंगाए, हमने MP से भी सुझाव मंगाए। इसके ऊपर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट भी आई थी कि होम मिनिस्ट्री ने सब MPs को लिखा है कि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमारे को दें। लेकिन एक होता है कि आपके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, आपने बगैर ड्राफ्ट के आपने लोगों से वेग सजेशंस मंगाए हैं कि आप बताइए हमारे कानूनों में क्या बदलाव आना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है कि अब फाइनली एक ड्राफ्ट पब्लिक में आ गया। अब इस ड्राफ्ट को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, जो भी हमने सुझाव भेजे वो कितने एक्सेप्ट हुए, कितने नहीं हुए। जैसे अगर हम सेडिशन के ऑफेंस की ही बात करें, तो सेडिशन पे जैसा कि अनस ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया था और गवर्नमेंट ने भी एक तरह से पब्लिकली बोल दिया था कि हम इसको रिकन्सिडर करेंगे। और इसके खिलाफ एक बहुत टाइम से एक मूवमेंट भी चल रही थी।
तो सरकार ने कहा कि लोगों से हमारे को डिमांड आई कि सेडिशन को हटा देना चाहिए, तो हमने सेडिशन को हटा दिया, ये उन्होंने होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। बट जब हमने बाद में बिल देखा तो पता चला कि सेडिशन हटा नहीं है, एक दूसरे रूप में आ गया है, भाषा बदल के और बड़ा कर भाषा दिया बदल उसका। के वो आ गया है। तो अब यहाँ पे एक आपने कहा कि हमने एक वेग क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने कंसल्टेशन करी, उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट उन 3 बिल्स का हमारे सामने आया, उन ड्राफ्ट को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स के चेयरपर्सन एक बीजेपी के एमपी हैं। अब इस स्टैंडिंग कमेटी में यूजुअली जब कमिटीज़ को बिल्स भेजे जाते हैं पार्लियामेंट में, तो कमिटीज़ लोगों से सुझाव मंगाती है, क्योंकि एक प्रोसेस जो अभी तक सुझावों का हुआ था वो मिनिस्ट्री के तौर पे हुआ था, अब ये कमेटी के पास आया है बिल। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, कमेटी में सिर्फ एमपीज होते हैं, उसमें कोई भी मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसलिए अब कमेटी जो है, चाहे पार्लियामेंट में आने से पहले किसी भी बिल पे कितनी भी कंसल्टेशन क्यों ना हुई हो, एक कमेटी के पास ऑप्शन होता है कि आप लोगों से कमेंट मंगाइए। इस कमेटी ने वो नहीं किया, उस प्रोसेस को उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पब्लिक से कोई कमेंट नहीं मंगाए। और एक्चुअल में अगर आप देखिए, अनस भी थोड़ा इस पे और क्लैरिफाई कर पाएंगे, ये 3 बिल्स एक साथ कमेटी को भेजे गए। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन 3 में कम से कम, इन दोनों बिल्स में कम से कम 300 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसमें भी 100 से ज़्यादा सेक्शंस हैं। तो ये कोई छोटे मोटे बिल्स नहीं है, हम एक बहुत ही डिटेल्ड बिल्स की बात कर रहे हैं, जिससे हम एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर चलता है उससे पूरा बहुत डिटेल। और इन बिल्स को कमिटी ने सिर्फ 3 महीने में अपनी रिपोर्ट निकाल दी। ये वही प्रोसेस है। अगर हम देखें तो कई बारी, जैसे हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया था, 2 साल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी उसको करती रही स्टडी, और यहाँ पे 3 महीने में 3 इतने डिटेल्ड बिल्स पे हमारी रिपोर्ट भी आ गई। 140 करोड़ लोगों के देश में, जिससे पूरा क्रिमिनल सिस्टम को आप ऑपरेट करेंगे। एक बात मैं अनस से पूछ लूँ कि मुझे पूछा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल से मुझे याद है, अनस ऐसा भी है कि जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, हो सकता है आपको अभी इतना अध्ययन आपने नहीं किया हो, लेकिन अगर पता है तो क्या ये जो डिजिटल क्राइम है जो होता है, उसको भी उन लॉस पर भी इस पे बात हुई है, या देखिए साइबर क्राइम, मुझे साइबर क्राइम कहना चाहिए। साइबर क्राइम आईटी एक्ट और इन सब पे ऑलरेडी कवर्ड है, काफी हद तक वो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो प्रोविजन है वो डीप फेक से लेके आपकी एआई जनरेटेड अगर क्राइम है तो उन सबको कवर कर लेगा, उतना वास्ट प्रोविजन है। इट्स अ वेरी वेल ड्राफ्टेड प्रोविजन जो आपका आईटी एक्ट में प्रोविजंस है, दे आर क्वाइट वेल ड्राफ्टेड। मसला ये है कि इन्होंने ये किया कि डिजिटल दुनिया की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े, खास करके एविडेंस के उसमें। तो आज एफआईआर आपकी ईमेल से प्रोविजन है कि इलेक्ट्रॉनिक उससे भी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, ईमेल से हो जाएगी, व्हाट्सएप से हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि आप थाने पे जाके तो एफआईआर करवा लीजिए पहले। आज के दौर में भी जहां पे बड़े से बड़े संगीन से संगीन अपराध के लिए आप जाके रोते रहेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पुलिस वाले मांडवली से लेके आपको समझाने से लेके सब कुछ करते हैं एफआईआर दर्ज करने के बजाय। आपको हर बार किसी को भी एफआईआर दर्ज करवानी हो, मेरे पास तकरीबन रोज फोन आते हैं कि ऐसा हुआ है, पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करी, आप एक बार बात कर लीजिए। बात करते नहीं होता, 156(3) फाइल करते थे हम लोग, अब पता नहीं नया प्रोविजन क्या है, लेकिन 156(3) फाइल करते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि एफआईआर हो जाए। दूसरा इन्होंने ये किया कि फॉरेंसिक जांच होगी इन्वेस्टिगेशन में और ये सब। आज की तारीख में भी आपके पास लिमिटेड फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज हैं, ठीक है। आज रेप के केसेस से लेके आपके फोन की में जो डिवाइस में जो चीजें होंगे फॉरेंसिक, उसको लेके आपकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स तक के लिए जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगने लगता है ट्रायल में, क्योंकि हमारे पास ढांचा नहीं है। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है जो होना चाहिए वो चीजें है ही नहीं। तो हाँ, प्रोग्रेसिव मान लीजिए कि कागज पे तो है, लेकिन वो अप्लाई होना बहुत मुश्किल है। ललिता कुमारी का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का, जो कहता था हर केस पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी एफआईआर रजिस्टर होगी। अब इन्होंने कह दिया कि 3 to 7 years के ऑफेंसेस में पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी एफआईआर दर्ज होने से पहले। तो अब वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो जो हुआ है आपके पास, क्योंकि टाइम की बाध्यता आप देखते हो कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो आप एक पुख्ता स्टोरी जो है वो आप दे देते हो, उसी स्टोरी में लूप होल डिफेंस निकालता है, इसी तरह केस चलता है। अब अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जाएगा तो बीच में एफआईआर में ट्यूटरिंग हो जाएगी,
पुलिस ट्यूटरिंग करा सकती है, कोई वकील ट्यूटरिंग करा सकता है, लोग खुद सोच के उसमें नमक मसाला लगा सकते हैं कि और प्रोविजन में जोड़ दिया जाए, तो इसके मिसयूज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जैसे मानसी ने कहा कंसल्टेशन की, आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कंसल्ट नहीं किया, आपने किसी भी बार काउंसिल से कंसल्टेशन नहीं किया। वकील इस प्रोसेस के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि कुछ भी होगा तो आदमी वकील के पास आएगा, आप भी वकील के पास आए हैं डिस्कशन के लिए, तो आप वकीलों से कंसल्टेशन हुआ ही नहीं। वकील भी दो तरह के होते हैं भाई, प्रोसिक्यूशन सरकारी वाले होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं, आपको उन दोनों को समझना चाहिए। क्लैरिटी ये भी नहीं है कि देखिए जो बीएनएस है न्याय संहिता, वो तो ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई करेगी, क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई करता है, लेकिन इंदिरा जयसिंह मैम ने अपने इंटरव्यू में कहा था करण थापर साहब को, बहुत सही बात है ये कि प्रोसीजर पे तो क्लैरिटी नहीं है, बीएनएसएस पे क्लैरिटी नहीं है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेगा कि नहीं, क्योंकि प्रोसीजर तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकता है। तो अब मसला ये है कि हम कोशिश करेंगे कि पुराने उसमें चले, ये कोशिश करेंगे कि नए वाले में चले, स्टेट की कोशिश ये होगी नए वाले में चले, और सुप्रीम कोर्ट से इस पे क्लैरिफिकेशन आने में अभी कम से कम 4 से 5 साल तो लग जाएंगे। किसी भी केस में ये उठेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से, सेशन की कोर्ट से, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आएगा, एक जो पूरा तरीका है। ये जो हुआ है अभी, इस पे जैसे कोरोना में खबर आती थी कि इतने लोग एफआईआर मर गए, वैसे खबर आती है इतनी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, ये अचीवमेंट नहीं है। मेरा ये कहना है, मेरा ये अंदेशा और मेरा ये डर है कि ये डिमोनेटाइजेशन ऑन स्टेरॉइड हो जाए, क्योंकि हम बात सिर्फ पैसे की नहीं कर रहे, हम बात एक पूरे सिस्टम की कर रहे हैं, एक पूरे तंत्र की कर रहे हैं जो एक सेटल्ड तंत्र था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लॉ सेटल करने में हमें 100-150 साल लगे थे। लॉ सेटल हुआ था, लॉ में क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी ऑफ लॉ एंड क्लैरिटी ऑफ प्रोसीजर ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। ठीक बात। शार्दुल, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ इस्टेब्लिश किया था कि क्योंकि पूरा जुडिशियल सिस्टम आपका उसमें 150-200 सालों में यहाँ तक पहुँचा है, और आपने उसमें एक बहुत मेजर ओवरहॉलिंग कर दिया है, तो इसको फिर से इसके रिदम में आने में, इस बनाने में बहुत सारे जर्क होंगे, ये बहुत स्वाभाविक सी दिक्कत है। हाँ देखिए, मुझे टिप्पणी तो 69 वाले पे करनी है, वो मैं बाद में करूँगा। मेरे 1-2 सवाल थे। सेक्शन 69 जो बताया, एक तो जो, और ये बहुत कॉमन है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल में पढ़ा, तो मैं अनस की और मानसी की टिप्पणी चाहूँगा कि वो रिमांड का टाइम बढ़ाकर पुलिस का 15 दिन जो था, जिससे फिर जुडिशियल कस्टडी लेनी पड़ती थी, और जो वो स्टेटमेंट, जैसे हम पत्रकारिता में बहुत बार देखते हैं कि वो कन्फेशन निकलवा लेते हैं लेकिन वो अदालत में मान्य नहीं होता। हाँ, ये दोनों पुलिस के हाथ में दे दिए, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। तो इस पे क्लैरिफिकेशन हमारे श्रोताओं के लिए और मेरे लिए भी। दूसरा, डिजिटल जो बात उठाई थी, तो अभी तक, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे टेक वर्ल्ड से रहता हूँ जी, डेटा का पायरेट होना, और उसमें जब हम लीगल प्रोसीजर्स में आते हैं, एविडेंस का कॉपी बन जाना या एविडेंस से टैम्पर हो जाना बहुत आसान है डिजिटल दुनिया में। लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि अभी तक तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का प्रावधान था, इसमें सेकेंडरी और छोड़ दिए सेकेंडरी, कई हाथ बदले हुए एविडेंस को भी वो प्राइमरी के रूप में ले लेंगे, और उसमें फिर एक था कि वो फ्री विटनेस बुला लेगी पुलिस। तो ये तो बड़ी चिंताजनक बातें हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं आती किसी आर्टिकल से। इफ यू कैन एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू। जी, तो मैं पहले वो कस्टडी वाले पे फिर इस पे हाँ, आता हूँ। जी। कस्टडी वाले पे ये है कि पहले जब आप अरेस्ट होते थे तो 14 से 15 दिन तक की पुलिस कस्टडी पुलिस डिमांड करती थी, 7 से 14 दिन तक की मिल भी जाती थी कई केसेस में। एक बार पुलिस कस्टडी हो जाती थी पूरी, तो आपको जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल में भेज दिया जाता था। अब आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे। आज भी वो टाइम पीरियड 14-15 दिन ही है, लेकिन अब क्या है कि वो 60 दिन के अंदर बीच बीच में तोड़ के ली जा सकती है। तो मान लीजिए एक्स को अरेस्ट किया गया एक दिन, 3 दिन की पुलिस कस्टडी ली, 3 दिन के बाद प्रोसिक्यूशन कहता है कि हमें इनकी रिमांड की जरूरत नहीं, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया एक्स को। एक्स ने अपनी बेल की तैयारी शुरू की, वकील से मिले, अपनी वो बेल का पिटीशन ड्राफ्ट की, आर्ग्यूमेंट्स बने, आपने दायर किया, इतने में पुलिस आती है, कहती है कि हमें कुछ और मिला है, हम इनको फिर से 5 दिन की कस्टडी में लेंगे। तो आपकी ये सारी मेहनत जीरो हो जाती है, आप फिर से 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चले गए, आपको वापस जेसी में भेजा गया, आपको वापस पीसी में बुला लिया जाएगा। तो 60 दिन तक कोर्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से मैं बता रहा हूँ हेजिटेंट रहेगा, अभी भी हेजिटेंट रहता है बेल देने में। एक ने बहादुरी दिखा के बेल दी भी तो स्टे हो जाता है हाई कोर्ट से,
हाँ, लेकिन ऐसे ही चीफ चिल्लाते, बेचारे हमारे चीफ जस्टिस चिल्लाते रह जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट्स को और सेशंस को बेल देने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक डर है, वो एक प्रैक्टिकल डर है। अब वो 60 दिन तक शायद बेल दिलाना किसी को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल उस पे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बताएं हम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट में ये एक तरह का हिंड्रेंस है पूरे बेल प्रोसेस में ना। ठीक है, दूसरा डिजिटल एविडेंस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जब प्राइमरी एविडेंस बना दिया है तो उसके कोलैबोरेशन की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा कि मेरे फोन का जो चैट है वो अब प्राइमरी एविडेंस है, मेरे फोन पे या कहीं भी कोई फोटो है वो प्राइमरी एविडेंस है। डीप फेक से वो भाई चैट्स भी, फेक चैट्स आती है, मीम्स उनको बना के उस पे हंसते भी। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत नॉर्मल चीज है फेक चैट्स बनना, फेक फोटोज बनना, डीप फेक वीडियोस बनना, सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। इसको कैसे डील किया जाएगा इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉ ये अब कहता है कि भाई अगर मेरे, और हाँ, आपका फोन सीज करने की पावर एक पुलिस वाले को, जस्ट ही हैज टू हैव अ रीजन टू बिलीव कि मुझे ये फोन, आपका लैपटॉप लेने की जरूरत है। आर्बिट्रेरी। आपका फोन पर्सनल है, उसमें मान लीजिए 1% चीज वो है जो उस ऑफेंस से रिलेटेड है तो वो यूज हो सकती है, लेकिन आपका बाकी 99% जो पर्सनल है, आपके फोटोग्राफ से लेके, आपकी चैट से लेके, आपके ईमेल्स तक, वो भी एक्सपोज हो जा रही है, वो आपको और वल्नरेबल बना रही है। तो ये बहुत हद तक इसके कई प्रोविजन मुझे लगता है आगे चल के सुप्रीम कोर्ट उनको असंवैधानिक कह भी देगा। तो ये तो सीधा इनविटेशन है फिशिंग एक्सपेडिशन को। जिसे फिशिंग कह देते हैं कि लाइक केवल ढूंढने के लिए वो कब्जा करते हैं आर्बिट्रेरी रीजन पे, एंड लाइक पोस्ट फैक्टो वो उसे लगा देंगे। इज दैट हाँ, वो जस्टिफिकेशन तो बाद में दिया जा सकता है। अच्छा, वो तो कभी भी दिया जा सकता है, और वही होता ही, आज भी वही होता है। आपको अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ज्यादातर केसेस में, एविडेंस कलेक्ट होना आपके अरेस्ट होने के बाद होता है। और एक वो विटनेस वाली बात कि पुलिस इंडिपेंडेंट विटनेस ले आएगी, वो ये एक अजीब बात लगी मुझे। देखिए, पुलिस को इंडिपेंडेंट विटनेस तो हर जगह ही चाहिए होता था, तो पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे, आपने शायद न्यूज लॉन्ड्री पे भी इस पे शो किया है, बाकी कई वायर ने भी इस पे लिखा है कि मध्य प्रदेश में एक आदमी कुछ नहीं तो 60-70 केसेस में इंडिपेंडेंट विटनेस है। तो विटनेसेस तो इनके पास सेट होते हैं जहां विटनेस नहीं मिलते, और उसका इनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि भाई पुलिस से, कोर्ट कचहरी से आदमी घबराता है, आना नहीं चाहते, तो इसलिए इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आते, तो इसलिए हमारे पास स्टॉक विटनेस होते हैं, ये स्टॉक विटनेस कहलाते हैं। तो स्टॉक विटनेसेस ही इंडिपेंडेंट विटनेसेस बन जाएंगे नए लॉ में, कुछ नया उसमें नहीं होगा। तो सेक्शन 69 पे मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए इतनी सीरियस बात हुई कि स्वतंत्रता की बात करती है, और जब मोदी जी आए थे सत्ता में तो मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते थे। आज ये लोगों के दिलों के मामले में दखल देने को तैयार है। ये कौन नहीं जानता कि ब्रेकअप्स में कितने झगड़े हो जाते हैं, कई बार कितना मनमुटाव हो जाता है, वो टेम्परेरी होता है, लेकिन और उसमें कोई एब्सोल्यूट दोषी नहीं कहा जा सकता अधिकतर मामलों में। भाई ये इमोशंस का मामला है, इसमें रैशनैलिटी नहीं चलती। अब उसमें आप उसे 10 साल के लिए अंदर कर देंगे, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। और ऊपर से जो उन्होंने किया है कि सेक्सुअल रिलेशंस विद अ वुमन, मुझे ये नहीं समझ आता। और जो मानसी बता रही थी कि सांसदों से सुझाव मांगे थे, मुझे तो साक्षी महाराज का दिख रहा है सुझाव ये कि मतलब सेक्स को ऐसे हवा बना दिया है कि ये हुआ कैसे, पेंडोरास बॉक्स, सबका सब मामला नॉन बायोलॉजिकल हो गया है। और दूसरा मतलब मैं पता है, जब हम आज की बात करने को सोच रहे थे तो मैंने कहा था, मैं मन ही मन सोचा था कि जो बात मैं कहने वाला हूँ वो कहूँ या नहीं, पर वो कहनी ज़रूरी है। देखिए, सेक्स में हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत बुरी तरह फायर होते हैं, हमारी आर्टरीज सिकुड़ जाती है, हमारा बीपी स्काई रॉकेट कर जाता है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, और अगर वो फन नहीं होता तो इंसानी प्रजाति कब की मर चुकी होती। लेकिन ये भाजपा वाले हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने को तैयार है, इकोनॉमी फिक्स नहीं करते। ये अजीब सी सरकार है। ये यूसीसी में भी इनकी यही कोशिश है, आपके कमरे में घुसने की कोशिश इनकी नई थोड़ी है भाई। यही इसी की पार्टी का, यानी इसी परिवार का एक विंग है जो हर 14 फरवरी को लाठी लेके पार्कों में टहल रहा है। हाँ, बजरंग इसी दल। पार्टी की एक सरकार रोमियो स्क्वाड बना देती है। हाँ। तो आपके बेडरूम में घुसने का इनको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता वो क्यों है कि इनको नहीं मिल रहा। एक्चुअली इसका लेना देना जिस चीज से, उसको रूट कॉज को पकड़ने की जरूरत है। जो परिवार है वहां पर जो
बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आप अनमैरिड रहेंगे, तो वो क्यूरियोसिटी वहां से पैदा होती है कि आपने परिवार नहीं बनाना है और दूसरे के परिवार में ताकना है। अब मजे की बात यह है, इनमें से ये सारे लीडर सिंगल हैं। एक गर्लफ्रेंड जरा 2 साल रख के बताएं, सारे सही हो जाएंगे 2 मिनट के में। काम है। जब योगी Anyway. नहीं, क्या कहूँ, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड रखना भी कोई बहुत आसान थोड़ी है। हाँ, exactly. नहीं ये थोड़ी है कि लड़के आसान हो ये गए तो जीना। होमोसेक्सुअल रिलेशंस को अननेचुरल बताते हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आपको कुछ जोड़ना है मानसी इसमें? ये पूरा मैं सिर्फ एक वो डिजिटल एविडेंस वाले पॉइंट पे एक बात ये जोड़ना चाहती थी कि अभी वो जो नई बुक आई है अल्पा शाह की BK16 पे, तो उसमें भी उन्होंने इस पे काफ़ी डिटेल्ड में उन्होंने रिसर्च करी है कि कैसे वहाँ पे जो कुछ लोगों को पकड़ा गया था, खासकर आई थिंक प्रोफेसर रोना विल्सन, उनके कंप्यूटर में उसको हैक करके वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्लांट किया गया था। तो अब इस चीज़ का कितना खर्चा, मतलब इस चीज़ का कितना खतरा बढ़ जाता है कि अगर आपको किसी को फ्रेम करना है, स्पेशली इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज में कि प्रधानमंत्री को मारने की कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है, तो उसमें आपको सिर्फ उनके लैपटॉप को हैक करके वहाँ पे कुछ प्लांट करना है और उसको एज एन एविडेंस आप उनके अगेंस्ट पेश कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो ध्यान में रखना चाहिए। अनस, आप अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए और उसके बाद आपको फारिग कर देते हैं ना। हाँ, तो मैं आप जब पिछली बार एनएल हफ्ता पे आया था मनीषा के साथ, वो इंग्लिश वाला था, लेकिन उसमें भी मैंने लोगों को राग दरबारी पढ़ने को कहा था। क्या बात है, मेरा फेवरेट, मल्टीपल फेवरेट रिकमेंडेशन। इस बार मेरा कहना है कि एक किताब और है, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गाली वाली से बड़ा घबराते हैं, बड़ा उसको वो बनाए, और मैं बनारस से आता हूँ, काशी का 80। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि थोड़ा हिंदी लिटरेचर पढ़ना भी चाहिए, ज्यादा हम लोग पढ़ने के बड़े अंग्रेजदा बन गए हैं। दूसरा ये कि ये बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। एक तो बनारस समझने में होगा, थोड़ा जो गालियों को लेके हम लोगों के अंदर वो है कि भाई ये तो अभद्र भाषा है, उसकी अभद्रता भद्रता समझ में आएगी। और ये मेरा रिकमेंडेशन है, काशी का 80 बाई काशीनाथ सिंह और राग दरबारी। ठीक बात। इसी से जो इसी कड़ी का एक किताब है जो मैं रिकमेंड करूंगा। थैंक यू अनस जुड़ने के लिए हमसे। तो लेटर आप पढ़ दें शार्दुल सबसे पहले अग्निता का, इसके बाद हम आखिरी जो हमारा विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, और वो है पार्लियामेंट सेशन में जो हुआ पिछले हफ्ते। जी, तो अग्निता घोष ने ये लेटर भेजा है और वो लिखती हैं, डियर एनएल चर्चा टीम, firstly please excuse me for not writing in Hindi, but I am a regular listener of your podcast and I think you always bring in really interesting discussions. I am particularly interested in the reports presented by Hridayesh Joshi, who brings out very interesting ground reports on the brunt of environmental issues across the country. However, I am writing to highlight a socio-economic issue rather than the environmental one. This relates to the plight of economic migrants working as agricultural laborer or house help in Western countries. I am primarily trying to raise awareness towards 2 recent pieces of news from Italy and Switzerland. First one, last week in Italy, an agricultural laborer of Indian origin faced a brutal work-related accident and he was literally dumped outside his house and left to die. He was one of the many undocumented migrants who have absolutely no rights and live in severe hardships. This is not the first time such an incident has occurred. और उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का लिंक दिया है। दूसरा, the second piece of news provides some relief, where the members of the billionaire Hinduja family were found guilty of exploiting house help, paying them extremely low wages, working long hours, as well as limiting their movement by confiscating their passports. Yes. उसमें BBC के आर्टिकल का लिंक है। Migration of economic reasons is the reality of our times. Whether documented or undocumented, most migrants work very hard in hope for a better life. However, like in all cases, the poorer migrants suffer most. These form of laborers contribute significantly to modern economics, but the lack of basic protection and civil rights to most of them is a form of modern day slavery. It is unfortunate if this news gets unnoticed. Best regards, Agneta. ठीक बात है हृदय, शुक्रिया तो आप 2-3 चीज़ हौसला अफजाई के लिए। तो उन्होंने जो कहा, इन्वायरमेंट का हम इसलिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और मुझे ये कहने में काफ़ी मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है न्यूज़ लॉन्ड्री जहाँ कोई भी स्टोरी जो है पब्लिश होने से में कोई हमें दिक्कत नहीं आती है, शायद इसलिए भी क्योंकि ये सब्सक्राइबर ड्रिवन है। लेकिन जो सवाल है कि जैसे इन्वायरमेंट का मामला
इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कई वर्षों से अपने दर्शकों को कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को बचाने का मतलब इकोनॉमी को भी बचाना है, क्योंकि डिजास्टर जो हो रहे हैं वो इकोनॉमी को बहुत बैडली हिट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स की बात की। अब इसको देखिए, माइग्रेंट लेबर चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे विदेश में हो, उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे फ्लड्स बढ़ रहे हैं, जैसे बीमारियां फैल रही हैं, जूनोटिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कोरोना में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स नहीं पैदल चलते हुए हमने उन्हें देखा। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हिट वो बिज़नेस करते हैं जो बहुत लीस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा बहुत ज़रूरी है कि उसको बचाया जाए। तो और बाकी लोग इसमें जोड़ेंगे। बस मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ इस लेटर में कि जो अग्निता ने खबर का लिंक दिया था इटली में जो हुआ, सतनाम सिंह उस लेबर का नाम था। वो ये फिर से मैं उसी आयरनी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है हमेशा कि आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े छलावे दिया रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक किस्म के भ्रम में रखा गया है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये जो मौत हुई है जिस लेबर की, उसका नाम सतनाम सिंह है इटली में, और वो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लैविश कोई ज़िंदगी जीने के लिए नहीं गया था। वो आदमी जैसे यहाँ पर आप लेबर होता है, वैसे ही वहाँ पर खेतों में मजदूरी करता था, और मजदूरी भी वो दिहाड़ी बहुत नाम मात्र की दिहाड़ी थी। और जब उसके साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर जो ठेकेदार, आप समझें कि जो ठेकेदार था जो उनके लिए जिम्मेदार था, उसने उठाकर उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया, उनका हाथ कट गया था पूरी तरह से, और ले जाके उसके घर पे छोड़ गया। ये स्थिति है। ये लोग कोई बहुत बड़ा कोई बहुत सुनहरे भविष्य के लिए इटली नहीं गए हुए, इस छोटे से काम के लिए भी। ये मैं इसलिए इशारा करूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किस स्थिति में लोगों को किस काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो माइग्रेंट लेबर जो भी बाहर जाते हैं, आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से, उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कभी आपको पता भी नहीं चलते। मिसाल के तौर पर जब इराक वॉर हो रहा था तो हमने जिन लोगों से बात की थी, और मैं यहाँ उनके घरों में गया था हिंदुस्तान में, अजय शुक्ला उस वक्त इराक से रिपोर्ट कर रहे थे, और मैं उन्हीं परिवारों के पास राजस्थान में और दूसरी जगहों में जा रहा था। तो वो हमें बताते थे कि उनको ट्रक लेके इराक में जाने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स कहते थे, और उनको कहा जाता था कि आपको 40,000 दिनार देंगे, ठीक है। और आप वो कहते 40,000 दिनार उनके लिए एक ऐसा इतना बड़ा रकम होती थी, एक बार पहुंच गए। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग पकड़े गए, उस वक्त जो आतंकवादी संगठन बढ़ रहे थे उनके कब्जे में आ गए, या उनको सिर्फ जब उनका टायर पंक्चर होता था उस रोड पे, उन्होंने बहुत ही बड़ी स्टोरी बताई थी, तो उनको कहते थे कि 5 मिनट आपको दे रहे हैं। 5 मिनट में कोई आदमी कैसे इतने बड़े ट्रक का टायर बदल सकता है? तो जब वो कहता था कि मैं नहीं बदल सकता, तो वो सीधे टैंक में गोली मार के पूरा जला देता था ट्रक को, और फिर उन्हें दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता। तो उन्हें पता नहीं होता था कब वापस आएंगे, कैसे आएंगे। हिमाचल के प्रदेश के ऊना में हम लोग गए थे, राजस्थान में गए थे, तो उनकी ज़िंदगी आज से नहीं, वो गिरमिटिया वाले ज़माने से वैसी ही लटकी हुई है, और हो सकता है कई मायनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत बुरी हुई है। अभी हाल का जो उदाहरण है जो मैक्सिको बॉर्डर का आया था, जिसमें जो जले थे कई लोग, हालांकि कुवैत में बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग मारे गए, बहुत पैथेटिक कंडीशन में एक बिल्डिंग में रह रहे थे। वहाँ पर जो मैक्सिको बॉर्डर पे एक कपल मिला था जो कनाडा के रास्ते से वो माइग्रेट करने की कोशिश कर रहा था, और बर्फ में ठंड में जम के मर गया। ये स्थिति है, और तब हमारे सामने इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। और लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसकी उस संकट का अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह के फेस से गुजर रहे हैं लोग। अभी इन्वायरमेंट की बात की, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, और ये सही साबित होता रहा है। IPCC की रिपोर्ट्स में भी है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे माइग्रेशन बढ़ेगा। हाँ। आज बांग्लादेश के कई सारे आइलैंड्स हैं, बोहला आइलैंड का जिक्र बहुत ज़्यादा किया था, अमिताभ घोष ने अपनी किताब में भी किया है। उनके 5 लाख लोग उस आइलैंड में रहने वाले। मौसुनी आइलैंड में खुद गया था वहाँ पर, तो इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? वो हिंदुस्तान की ओर ही आएंगे, वो यहीं आएंगे, है ना। तो क्योंकि जो उनको थोड़ा ज़्यादा सेफर इलाका लगेगा, और हिंदुस्तान खुद 7500 किलोमीटर की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के साथ 10,000 ग्लेशियर छोटे बड़े अक्रॉस हिमालय हैं, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, उनके रहते बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ पिछले, नई जो संसद बनी 18वीं लोकसभा, उसमें राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं अपने विपक्ष के मोर्चे की तरफ से, और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे। बहुत सारे इसमें एक तो ये स्थिति हो गई, हम देख रहे थे कि राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ें बोली,
उसका फैक्ट चेक हुआ और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपंज कर दी गई। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें बोली, उसको भी फैक्ट चेक किया गया, हालांकि वो चीज़ें एक्सपंज नहीं हुई क्योंकि तो ये जो पार्लियामेंट में एक पिछले कुछ दिनों के दौरान अगर एक पैटर्न के तौर पर देखें हम, तो बहुत एक टाइम पे मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत उसकी सैंक्टिटी पार्लियामेंट में कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती थी, और मिसलीड करना, हाउस को गुमराह करने वाली जो बात थी, या कोई भी फैक्ट ऐसा रखना जिसको कोरैबोरेट नहीं किया जा सके, उसको बहुत बड़ी गलती माना जाता था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री के भी बहुत सारे फैक्ट चेक हुए और उसमें वो अनाप शनाप दावे करते दिखे, राहुल गांधी भी इसी तरह के अपने उसमें बातें करते दिखे। तो ये जो चीज़ है, और फिर बात आती है चेयर की, कि चेयर का जो पार्टिसान रुख है, कि चेयर ने राहुल गांधी के बहुत सारे हिस्से को उड़ा दिया है, और खड़गे के भी, राज्यसभा में भी खड़गे के भी उड़ा दिया। लेकिन मोदी के और साथ में एक और सदस्य हैं अनुराग ठाकुर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने भी बहुत सारे मिसकोट किए वहाँ पर, उनकी भी उसको जस का तस रखा गया। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ मानसी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं पार्लियामेंट में, ये प्रोसीडिंग जो है, उसमें इस तरह की गड़बड़ियों को क्या मतलब किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, एक तो आई थिंक यहाँ पे स्पीकर का और चेयरपर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे राज्यसभा में भी आपने देखा, आपने कहा कि वहाँ पे खड़गे जी ने जो स्पीच दी उसमें से भी कुछ पोर्शंस हटा दिए गए। तो वहाँ पे एक पॉइंट आया जब खड़गे जो है वो प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग इलेक्शन रैलीज़ में जो स्पीचेस दी थी, तो उन इलेक्शन रैलीज़ की स्पीचेस को वो कोट कर रहे थे। तो उसमें जो है, जो चेयरपर्सन है जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि आप प्रूफ लाइए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है इलेक्शन रैलीज़ में, और वो सबने देखी हैं, हम सब ने देखी हैं वो इलेक्शन रैलीज़। और उसमें जो है फिर खड़गे जी ने कहा कि मेरे पास ये सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा न्यूज़ क्लिपिंग्स नहीं चलेंगी, आप मेरे को प्राइमरी सोर्स लेकर आइए। हाँ, तो फिर अब इस पे सवाल आता है कि क्या है ये प्राइमरी सोर्स, किसी को नहीं पता। क्या वो वीडियो दिखाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी है, और जबकि खुद प्रधानमंत्री ने बाद में कुछ इंटरव्यूज़ में अपनी ही कही बात को ऐसे कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो वहाँ पे जो स्पीकर का और चेयरपर्सन का एक रोल होता है कि उनको जो है एकदम निष्पक्ष होके उनको देखना चाहिए कि सदन में जो भी कहा गया है सही कहा गया है, नहीं कहा गया है, किस चीज़ को रिकॉर्ड में रखना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड से हटाना है, उसको उनको इम्पार्शियल होके देखना चाहिए। लेकिन वो नहीं देखते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ये हम पिछले 10 सालों से तो कम से कम देख ही रहे हैं। और इसलिए शायद इतनी फाइट होती है इस बात पे कि किसको बनाया जाए स्पीकर, कौन बनना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए, क्यों उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, क्यों वहाँ पे ऑपोजिशन ट्राई करती है कि जिनको हम नॉमिनेट करें वो उस सीट पे जाके बैठें, क्योंकि एकदम उनके कंट्रोल में है। कोई चीज़ रिकॉर्ड में जाएगी नहीं जाएगी, इस पे फाइनल से स्पीकर का और चेयरपर्सन का है। मुझे एक वक्त याद आता है जब नई नई यूपीए की सरकार बनी थी, तो उस वक्त एक कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी जो थे वो बने। मैंने जानबूझ के इसलिए कहा कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट बिकेम द स्पीकर। और जब मैं तब सीपीएम को कवर करता था एज ए रिपोर्टर, तो वहाँ पर उनकी एक पार्टी सेंट्रल कमेटी की बैठक थी। तो उस वक्त सोमनाथ चटर्जी वहाँ पहुँचे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेंट्रल कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुँचे, पर वो सीपीएम के दफ्तर पहुँचे थे। तो इसको लेके पत्रकारों में बड़ा एक उत्साह हो गया कि क्या एक खबर है, क्या स्पीकर को दफ्तर में आना चाहिए, ये है वो है। तो हम में से बहुत सारे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जी एक मीटिंग से निकल रहे थे, उनके पास माइक लेके भागे। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं इस मामले में बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा विदाउट कैमरा ऑन करने से पहले हमारे, क्योंकि मैं स्पीकर पर नहीं बोल सकता। तो एक कन्वेंशन शुरू में ऐसे था कि स्पीकर की गरिमा की आपने बात की, और विपक्ष के लोग भी, उस वक्त विपक्ष में बीजेपी आ गई थी, तो वो लोग भी स्पीकर के पद का सम्मान करते थे और उस पर कोई टिप्पणी करने से मना करते थे। देखिए, पद का सम्मान करना अलग होता है। मैंने बात पूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अभी डीके ऐसा है कि फ्री फॉल है, मतलब कि आप वो उस पद पर जो आदमी बैठा हुआ है, इवन आप देखिए सोमनाथ चटर्जी का ही भाषण जब आदित्यनाथ रो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जब रो रहे हैं, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जानते हैं यू आर वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस एंड दिस एंड दैट। सो मैं ये कह रहा हूं, एक बोनोमी होती थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हाउस के अंदर एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होते थे। कन्वेंशंस आल्सो लीड हाउ यू विल प्रोसीड इन पार्लियामेंट, तो दैट हैज आल्सो गॉन आउट ऑफ द विंडो। और होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है उस पे जो भी चुनकर आया है लोकसभा में, या जो भी अपनी स्टेट से नॉमिनेट होकर आया है राज्यसभा में, इलेक्ट होकर आया है इनडायरेक्टली, तो वो उन सबको रिप्रेजेंट करने का हाउस
हाउस है वो पार्लियामेंट, किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने का हाउस नहीं है। लेकिन अब ऐसा बन गया है कि वो बीजेपी पार्लियामेंट हाउस जो है वो पार्लियामेंट हाउस और किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको उस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। जितनी भी हम पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स देखते हैं, कौन डिसाइड करेगा कब सेशन होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों का सेशन होगा, सेशन का एजेंडा क्या होगा, तो नारेबाजी शुरू हो जाती है कि मोदी और ये सब। तो वो भी थोड़ा सा जय श्री राम के नारे। न्यू नॉर्मल है, जय श्री राम। लेकिन इसका एक असर साफ तौर पे ये हो गया है कि अब अगेन मैं कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रहा, इसका एक प्रभाव है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि अब चारों ओर से अब उसी तरह के व्यवहार की वो होने लगी। तो वही है ना कि आप एक बार नॉर्म्स को डिसोन करना शुरू कर हमें बचाने का अपने आप को यही एक तरीका रह गया, हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो दैट इज वो बहुत महत्वपूर्ण। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई एक गलत एग्जांपल एक बार ही सेट हो जाए तो आगे कोई भी आएगा उसका फायदा उठाएगा, उसको और एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे आज भी अगर आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि आप बगैर चर्चा के बिल पास करा लेते हैं, वो आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल देंगे जब यूपीए के अंडर भी ऐसा हुआ था। तो फिर अब अगर वहाँ पे पास्ट में कोई गलत, आज भी क्यों वो बारी बारी इमरजेंसी की बात करते रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो शुरुआत हुई थी वो वहाँ से हुई थी। हम जो हैं, बल्कि हमने तो इतना बुरा नहीं किया जितना उस समय पे हुआ था। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करने वाली एक बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान पार्लियामेंट का ही है कि उसकी जो गरिमा है, ट्रेडिशन का इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक जो राज्य है वहाँ पे, कि आप बहुत सारी चीज़ों को परंपरा के तौर पर निभाते आते हैं कि ये ट्रेडिशन रही, इसको फॉलो करना चाहिए। वरना एक बार आप एक परंपरा को तोड़ते हैं तो इतना तेज़ी से गिरावट आती है, क्योंकि फिर कोई बाढ़ नहीं, क्योंकि वो कोई बाध्यता नहीं है, केवल इसलिए कि रिस्पेक्ट आपने एक ट्रेडिशन के तौर पर किया। जैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी जिस समय ये रूल लागू हुआ था कि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो जाएगा विपक्ष के पास। लेकिन एक समय पर नेहरू ने कहा कि नहीं, ये विपक्ष के पास जाना चाहिए, इससे एक चलन होना चाहिए, आपसी सम्मान है, और वो भी सबकी है। और उसमें भी ये नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष की होगी, उन्होंने सबसे शुरू अकाली दल जिसके 2 सदस्य थे उसको दे दिया था कि अकाली दल को डेप्यूटी स्पीकर इनको दिया जैसे। अब एक पूरा पार्लियामेंट बीत गई, 17वीं लोकसभा बीत गई, उसमें डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं दिया आपने। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एक समय पे आके उस पर जब हमला करते हैं तो धीरे धीरे फिर पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। तो यही सारी चीज़ें, अब उसमें आपके स्पीकर का भी रोल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपके बाकी जो चलन परंपराएं थी उस पर भी हुआ। मैं विपक्ष के नज़रिए से एक और सवाल कि बहुत समय बाद एक बहुत आक्रामक अग्रेसिव विपक्ष दिखा। राहुल गांधी, नंबर्स बढ़े हैं विपक्ष के पास, मोदी से थोड़ा सा ही कम नंबर है, 40-50 सीटें ही कम है, 293 उनके पास है तो 234 इनके पास है। तो ये जो चीज़ है, इससे किसी तरह का मानसी, बल्कि आप बताएं कि क्या इससे पॉलिसी के लेवल पर जिस तरह की कंसल्टेंसी और जिस तरह की चीज़ें पहले थी उसमें किसी तरह का बदलाव दिखेगा पिछले 5 साल के बनस्बत? और शार्दुल और हृदय भी उस पर अपनी राय रखेंगे। देखिए, एक तो ये है कि फॉर्मली क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमारे पास पिछले 10 साल लोकसभा में कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, अब है, एक नेता प्रतिपक्ष है। पहले क्या होता था कि हाउस में जब भी कोई डिबेट होती है तो किस पार्टी को कितना टाइम मिलेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके कितने मेंबर्स हैं हाउस में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बीजेपी को ही मिलता था, चाहे कोई भी डिबेट हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के एमपीज़ ही बोलते थे। और कई बार ऐसे होता था ऑपोजिशन के एमपीज़ हैं, खासकर अगर एक एमपी है अपनी पार्टी का या कोई छोटी पार्टी है तो उनको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलता था। अब क्योंकि हाउस का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा और बैलेंस्ड है, तो ये भी एक उम्मीद है कि जो डिबेट का टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस आएगा। जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ बनती हैं, उन पार्लियामेंट की कमिटीज़ का भी इसी तरह से कॉम्पोजिशन रहता है कि जितने जो हाउस का कॉम्पोजिशन रहता है उसके हिसाब से। तो हर कमेटी में 2019 से 24 के बीच में हमने देखा ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज़ हर कमेटी में बीजेपी के ही थे, और फिर उस कमेटी के लिए इंडिपेंडेंट होके काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर उसका चेयरपर्सन भी बीजेपी का ही हो। जैसे मैंने आपको इसी कमेटी का एग्जांपल दिया जहां पे ये क्रिमिनल बिल्स गए थे, तो उनके पास ऑप्शन था कि आप लोगों से सुझाव मंगाइए, उन्होंने नहीं मंगाए। उनके पास ऑप्शन था कि आप 1 साल लगा के इन 3 बिल्स को आप अच्छे से चर्चा करिए, उन्होंने नहीं किया। उनके पास ऑप्शन था कि जिन लोगों को ऑपोजिशन ने बोला कि इन लोगों को आप कमेटी को बुलाना चाहिए, इनसे कमेटी को कंसल्ट करना चाहिए, कमेटी ने उनको नहीं बुलाया। कमेटी ने सिलेक्टिवली अपने
अपने हिसाब से जो उनको सही लगे उन लोगों को बुला के सिर्फ उनसे बातचीत करें। कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें कम से कम 7 या 8 ऑपोजिशन के एमपीज़ ने डिसेंटिंग नोट्स दिए हैं। तो ये सब जो हम एक्सपेक्ट करते थे, कमेटियाँ जब बनाई गई थी, पार्लियामेंट की संसद समितियाँ जब बनाई गई थी, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो इंडिपेंडेंट होकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करेंगी। लेकिन जब उस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज़ उसी पार्टी के हों जो पार्टी पावर में है, चेयरपर्सन भी उसी पार्टी का हो जो पार्टी पावर में है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अब मुझे उम्मीद है कि इन कमिटीज़ का कॉम्पोजिशन भी बदलेगा और उसकी वजह से वो भी बेहतर काम कर पाएंगी। ये तो वो चीज़ें हैं जो फॉर्मली चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल रियल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें मुझे ये लगता है कि अगर ऑपोजिशन और सरकार अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, अगर वो एक दूसरे से बीच में आके नहीं मिलते हैं, तो फिर हमको बहुत डिसरप्शंस और प्रोटेस्ट्स ही सिर्फ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक रियलिटी है हमारी। कहीं ना कहीं शायद जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। हमारी पार्लियामेंट को इस तरह से बनाया गया है कि वो सरकार के पूरे कंट्रोल में रहती है। कब सेशन होगा नहीं होगा सरकार डिसाइड करती है, कितना लंबा सेशन होगा सरकार डिसाइड करती है, उस सेशन का एजेंडा क्या होगा सरकार डिसाइड करती है। ऑपोजिशन के पास देखा जाए तो ऐसा कोई पावर है नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही पावर है और वो ये कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। और क्योंकि कोई पावर शेयरिंग है ही नहीं, तो ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो अगर तो गवर्नमेंट इस बात को समझेगी कि ऑपोजिशन के साथ अगर काम करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑपोजिशन अगर किसी मुद्दे पे चर्चा की डिमांड कर रही है तो उस पे चर्चा करनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो चाहे आपको नापसंद हो, चाहे आपके लिए वो अनकंफर्टेबल इनकन्वीनियंट टॉपिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वही ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी, डिसरप्शंस होंगे, सस्पेंशंस होंगे, वही जो हम पिछले 5 साल में देखते आ रहे हैं, वही चीज़ रिपीट होने के और बहुत अग्रेसिवली रिपीट होने की भी पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं अगर बीच में नहीं मिलते हैं। जी शार्दुल, देखिए अधिकतर बातें हो गई। तो पिछले हफ्ते हम जब हफ्ता में बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद, अधिकतर लोगों को ये नहीं लगता था पर फिर भी कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद सरकार और सरकार के नेतृत्व के मिजाज में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन भाजपा ने स्पीकर चुनावों पे और प्रोटेम स्पीकर की लड़ाई पे दिखा दिया कि विपक्ष को इंच इंच की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इसमें एक दिक्कत ये भी है जिसका डर कम से कम मुझे है और औरों को भी होगा, और मोदी जी ने भी ये बात साबित कर दिया अपने भाषण में, कम से कम 2-3 बार तो नेहरू को भी वो फिर से ले ही आए। मोदी जी पे आ जाएंगे। तो ये कि जरूरत से ज्यादा अग्रेशन में मुझे डर है कि पार्लियामेंट के सेशन फिर वॉश आउट हो जाएंगे। तो फिर जो जनता से रिलेटेड जो बातें हैं, जो बिलों पे डिस्कशन होने चाहिए जिससे हम देखने वालों को भी समझ आए बिल्कुल और बिल बढ़े, वो। दूसरा जो कमेटी की संरचना की बात की मानसी ने, अब अगर सरकार इंच इंच पे लड़ेगी तो फिर वो देखना होगा कि कमेटी में अगर विपक्ष के मेंबर जाते भी हैं तो चेयरपर्सन तो क्योंकि भाजपा के पास सबसे ज़्यादा सीट है फिर उन्हीं के पास होगी अधिकतर कमेटियों में, तो उनकी कितनी चल पाएगी और फिर वो कमेटियां ठीक से काम कर पाएंगी या नहीं। क्या बिल फिर से ऐसे ही आ जाएंगे जैसे पिछले 10 सालों की सरकार में हमने देखा है, अचानक से बिल आ जाता है और वो बाद में उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली आप बदलाव करते हैं पास करने के बाद, उस पर जब प्रोसीजरल दिक्कत आती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। अब एक चीज़ जो आपने कही थी परंपरा से रिलेटेड, देखिए सत्ता का अहंकार, और ये इस सरकार ने तो दिखाया है कि वो परंपरा छोड़िए, ज़रा सी लिहाज भी नहीं रखता एक दूसरे का। जो डिप्टी स्पीकर का एग्जाम्पल है सबसे ज़्यादा 17वीं लोकसभा का। अब अगर सरकार साथ में काम करने के लिए ही, क्योंकि अधिकतर ये कहा जाता है कि वे देखिए संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर सरकार को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे जी। तो इस पे कोई भविष्यवाणी या कोई प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती है, देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पहला मुझे लगा जैसे कि विपक्ष भी और उसके बाद सरकार भी अभी भी चुनावी मोड में थे। चुनाव से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति बन गई है, क्योंकि विपक्ष थोड़ा मजबूत हो गया तो वो अपनी जमीन छोड़, वो उस मसल को फ्लेक्स करना चाह रहे हैं, जमीन थोड़ा सा अपनी हासिल करना चाह रहा है। और विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो 10 साल से जिस जमीन को कब्जा किए बैठा था वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, तो एक किस्म का टकराव वो मेरी नज़र में विपक्ष को ये ज़रूर समझना चाहिए, हालांकि मेरी बहुत लिमिटेड समझ है, कि ये लंबी लड़ाई उन्हें दिस इज अ बैटल ऑफ एट्रिशन।
ये बहुत धीरे धीरे और बहुत नीतिगत तरीके से लड़नी पड़ेगी। इसमें अग्रेशन इतना काम नहीं आएगा, उससे हेडलाइन भले ही बन जाए लेकिन आपकी दूरगामी नीतियों में काम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। विपक्ष के लिए बहुत सारे और सलाहें सुझाव हैं जो कि सत्ता को सलाह देने का तो कोई मतलब ही नहीं। एक चीज मानसी और आप सब लोगों के बोलने के बाद एक ही बात मुझे लगता है थोड़ी सी अगर कोई रह गई है बाकी सारी बातें, कि एक फ्लोर पे कोऑर्डिनेशन की बात होती है। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए हमने देखा है कि प्रमोद महाजन के ज़माने से प्रियरंजन दास मुंशी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो नाम मुझे याद है जी के थे, हाँ, और ये राजीव शुक्ला, ये हमने देखा पार्लियामेंट में लॉबी से कवर करते हुए। ये लोग भागते हुए ड्यूरिंग द डिबेट, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दे विल गो। राजीव शुक्ला जाके विपक्ष के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, या प्रमोद महाजन कई वक्त में भाग के दूसरी ओर जाते हैं कि उनके साथ बैठ के बात करते हैं। साफ दिखाई देता है, एंड विच इज़ ए वेरी गुड साइन, जो बहुत अच्छा साइन है डेमोक्रेसी का, कि इस मामले में हम ऐसे काम करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अपना अपना पॉइंट जो कहा जाता था कि गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे एंड अपोजिशन विल हैव इट्स से, कि मतलब अपोजिशन को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो उसके पास क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन वो कानून इस तरह से बनाएगी कि वो एकोमोडेट करेगी। कई बार ऐसा होता था, मुझे एक बिल का बहुत अच्छी तरह याद है, वो बिल था ये लैंड एक्विजिशन का, जब जयराम रमेश लाना चाहते थे, ही वाज वेरी पैशनेट कि ये बिल आएगा, तो वो बिल लोकसभा से पास हो गया था। राज्यसभा में ताकत उस वक्त सरकार के पास पूरी नहीं थी, तो हमने उसे रिपोर्ट किया था, उस खबर को उस वक्त ब्रेक किया था कि तुरंत अरुण जेटली और जयराम रमेश की मीटिंग हुई थी। एक अमेंडमेंट राज्यसभा में होने के बाद वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, लास्ट दिन पार्लियामेंट का था, वो स्पेशली लोकसभा में बिल गया और उसके बाद उसे पास कराया। ये होता है फ्लोर में कोऑर्डिनेशन। जब आप आपस में बात करते हैं, हमारी असहमतियां हैं लेकिन ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप मान लीजिए इसमें संशोधन, हम इस बिल को जाने देंगे। जयराम रमेश भाग के जो है वो ममता बनर्जी से जाके मिले, और मैं ऐसी बात बीजेपी के नेताओं की ओर से भी होती थी कि जब इवन वो किताब में पीसी, शायद वही है ना कि दिक्कत के पिछले 10 सालों में एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार थी, उसको लगा कि वो तो मैं इस बात को पूरा कर देता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब वो बात तो हम कह ही चुके हैं कई बार कि अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका निदान क्या है? उसका निदान है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी को खोलने के दोनों ओर से तरीके होने चाहिए। अगर सरकार नहीं मान रही तो विपक्ष को भी कोशिश करनी चाहिए और ऐसे नेताओं को ढूंढना चाहिए कि भैया आप बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, और जब पार्लियामेंट ना हो चल रही हो जिस वक्त, तो उस वक्त उनके कमरे में जाके मिलें, ये कोशिश करें। अगर दोनों एक पोजीशन ले लेंगे कि ये सरकार तो मानने वाली नहीं है, सरकार का ये विपक्ष तो बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है, तो फिर इट विल ऑलवेज ए डेडलॉक। हाँ, डेडलॉक तो वो नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक उसमें। काफ़ी विस्तार से हम सारे विषयों पर बातचीत कर चुके हैं। अब रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसके बाद इस चर्चा को रोकेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा मानसी आप अपना रिकमेंडेशन दें। आजकल मैं एक बुक के बारे में पिछले कुछ दिनों से सोच भी रही थी, क्योंकि आजकल अरुंधति रॉय जी काफ़ी चर्चा में हैं और हम पार्लियामेंट सेशन के ऊपर ही बात करने वाले थे। तो एक कलेक्शन ऑफ एसेज है उनका ऑन द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु एंड द क्यूरियस केस ऑफ अटैक ऑन पार्लियामेंट, उसको उन्होंने एडिट किया है और उस किताब को मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी किताब है, एटलीस्ट मेरे लिए इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग। शार्दुल आपका रिकमेंडेशन? तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है, हमने विज्ञान की बात की तो एक काफ़ी पुरानी किताब है, बट वो कम से कम मेरी नज़र में वो उन किताबों में से एक है जो जीवन में आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो कार्ल सेगन ने लिखी थी, जो मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क। तो आपके मतलब साइंस केवल पढ़ाई नहीं है, वो सोचने का तरीका। जैसे मैंने कहा, एक साइंस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बुलशिट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने चर्चा में भी पहले बोला था। तो वो साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए। दूसरा, ये मैंने पहले भी रिकमेंड किया पर फिर से इसी से, कार्ल सेगन ने बनाया था वो शो, लेकिन फिर उसको नील डिग्रास टाइसन ने दोबारा किया, कॉस्मोस। के ये जो अंधविश्वास है, इन सबसे बहुत बड़ा जगत है, और इन मनगढ़ंत कहानियों को छोड़ के जो इंसानों ने लिखी हैं, आप प्रकृति को देखिए, वो कहीं ज़्यादा वंडरस और मैग्निफिसेंट है, कॉस्मोस। और तीसरा एक किताब है, कविताओं का संकलन है, गुप्त प्रेम पत्र। सरकार हमारे दिलों के मामलों में भी घुसना चाह रही है, जबकि उन्होंने कभी इसमें एंगेज किया नहीं। वो लिखी है प्रशांत सागर ने। बहुत मशहूर कवि नहीं है, पर मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी, तो तीसरा वो है। क्या बात है।
तो आखिर में, क्योंकि काफ़ी भारी भारी और काफ़ी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन हो चुकी हैं, कुछ हल्की फुल्की बात हो जाए, तो मैंने अभी जब मैं आ रहा था वापस तो मैं यही समझ रहा था कि आप हर बार एक बाध्यता होती है कि रिकमेंडेशन दें, और मैं रेगुलर यहाँ पर हूँ तो मैं अपने काम से मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फिल्मों का तो मुझे शौक है ही नहीं बिल्कुल। तो मैं रस्किन बॉन्ड का मैं जिक्र करूँगा, इसलिए कि अभी एग्ज़ाम के नतीजे आ रहे हैं। यंग जो रीडर्स हैं, यंग जो लिसनर्स हैं और वो हैं, तो रस्किन बॉन्ड की जो रस्टी सीरीज़ है उसको, जब वो एक्चुअली एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल ही है, तो उसको पढ़ें। और सबसे अच्छी बात उसमें है कि जिम कॉर्बेट की तरह, जिनका इस महीने जन्मदिन भी होता है, वो बहुत अच्छा प्रोज़ है। तो अच्छे प्रोज़ के लिए आप रस्किन बॉन्ड को पढ़ सकते हैं, और कई भाषाओं में अनुवादित है, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि होगा अनुवादित, तो इसलिए रस्किन बॉन्ड की किताब मैं दिखा भी देता हूँ, तो इसको हम लिंक दे देंगे, तो रस्टी सीरीज अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, इनकी कहानी है इसमें। ठीक बात। और वो आप कह रहे थे कि वो हमारे अनमोल की जो रिपोर्ट है, अनमोल की रिपोर्ट देखें, अनमोल की रिपोर्ट के साथ और रिपोर्ट्स देखें, जबरदस्ती बाबाओं को न करवा दिया मैंने। नहीं, अनमोल की रिपोर्ट देखें और दूसरी रिपोर्ट देखें, और बाबाओं को न देखें, बाबाओं से थोड़ा दूर रहें, विवेक का इस्तेमाल करें। और मीडिया का जो रोल है, लास्ट में क्लाइन कर दूं, उसको जरूर हम क्रिटिसाइज करें कि वो मेन स्ट्रीम, वो नॉर्मलाइज कर रहा है अंधविश्वास को। बिल्कुल। तो वो सुबह से शाम तक ज्योतिष पे और ये कार्यक्रम न्यूज़ चैनलों पे चल रहे हैं, उसका थोड़ा विरोध करें। तो इतने खूबसूरत रिकमेंडेशन के बाद मेरा एक रिकमेंडेशन है, और वो जो मैं जब अनस अपनी बात कह रहे थे, रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो मैंने कहा था उसी कंटिन्यूएशन में मेरा रिकमेंडेशन होगा। तो मैंने पहले भी इसको किया हुआ है, लेकिन फिर से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात छिड़ गई कि वो किताबें, कुछ किताबें हैं जो कि मेरी फेवरेट किताबें हैं। इसका नाम है खोया पानी करके। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं, पाकिस्तान के राइटर हैं, और हिंदी में वो उपलब्ध है, खोया पानी। लेकिन ओरिजिनल जो है वो आबे गुम नाम, आब मतलब पानी और आबे गुम, तो उसका हिंदी संस्करण है वो। और वो राग दरबारी के टक्कर का व्यंग है और प्रोज है। और मूलतः मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी आपके यहाँ राजस्थान के रहने वाले थे, और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान गए, और जो पृष्ठभूमि उन्होंने लिखी है वो बड़ी चमत्कारिक पृष्ठभूमि है। वो उन्होंने पूरे कानपुर के इर्द गिर्द पूरा वो नॉवेल रचा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे गए, कानपुर को कैसे समझा उन्होंने, और राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति जाके कानपुर को समझता है, देखता, और कानपुर के इर्द गिर्द पूरी वो कहानी लिखी गई है, आबे गुम। हो सकता है श्रोताओं को समझ में आए। मैं इस बात से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत भारी भारी बातें की हैं, और लिटरेचर हम सबके दिल के इतने करीब है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा जो बंटवारे की लकीर, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वंड द लकीर, जो बंटवारे की लकीर खींचने के बाद ये सबसे बड़ा ट्रेजिक रहा कि चाहे मौसीकी हो, मतलब चाहे म्यूज़िक हो, चाहे लिटरेचर हो, उसके इतना बड़ा ट्रेजर जो है दूसरी ओर गया, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स ने उसे जिस तरह से देखना शुरू किया, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो, चाहे हमारे मंटो हैं, उसके अलावा उनका नाम याद आ रहा है मुझे अभी, एक मिनट, वो जो हमेशा ही जेल में रहे, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, बहुत फेमस पोएट। एनीवे, ये भी भारी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह से अहमद फराज हैं, चाहे इस जो राइटर्स हैं, वो जो उधर गए, उनका लिटरेचर कितना रिच है, जैसे आपने बोला, और जो यहाँ है, तो एक इसमें एक वो भी जो आपने जब बात कही कानपुर की, मैं हंसा, वो इसलिए हंसा कि हबीब जालिब की मैं बात करना चाहता। वो एक ऐसे पोएट हैं जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, हबीब जालिब को, क्योंकि वो हमेशा ही इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही रिमेन्ड एंटी, उसको आईना दिखाते रहे। तो कानपुर पे मैं इसलिए हंसा कि कानपुर को जो जानते हैं वो जानते हैं कि कानपुर में किसी बात का सीधा जवाब नहीं मिलता। तो कानपुर का अपना ही अलग अंदाज है। तो वो कानपुर पर ही है, सारी बातें टेढ़ी ही है उसमें। हम कान्हेपुर के हैं कहते हैं। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। अनस, तनवीर, मानसी, शार्दुल, हृदेश, अनमोल, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।